पढ़ाई करी या भूल गए हैं? नर्सिंग ऑफिसर टॉपिक जो है आपका चल रहा है अच्छे से? कोई डाउट है तो हो तो आपको अपने रूम में 4 यस ये सोचना कि जॉइन है और दोस्तों के सब यस 4 मिनट यस बिल्कुल सर से हम द मोस्ट में बात कर रहे थे और एंड दिस नर्व डील विद क्रेनियम पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व है आपकी बॉडी के अंदर यस जानते हैं सभी देयर आर 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व एंड दिस नर्व डील विद क्रेनियम क्रेनियल नर्व क्यों बोलते हैं इनको इनका नाम क्रेनियल नर्व क्यों रखा गया तो आंसर क्या होगा these आर रिलेटेड टू क्रेनियम और ब्रेन ओरिजिन कहां से होता है ब्रेन से इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं क्रेनियल क्रेनियम से ओरिजिन होता है जो आपकी फर्स्ट दो नर्व है स्टार्टिंग की these two nerves are originate from cerebrum कहां से होती है cerebrum and remaining 10 nerves are originate from brain stem पूछ ले कभी तो बता दो फर्स्ट दो नर्व कहां से आती है फर्स्ट दो कौन कौन सी है olfactory and optic that will arise from cerebrum and the brain stem जो है उस brain stem का मीनिंग mid brain pons and medulla commonly known as brain stem this is the mid brain pons medulla this structure is commonly known as brain stem so this brain stem 10 नर्व जो रिमेनिंग 10 नर्व है वो कहां से आती है ब्रेन स्टेम से तो दो पार्ट है ओरिजिन के बेसिस पे 2 आर फ्रॉम द सेरिब्रम एंड द रिमेनिंग 10 आर फ्रॉम द ब्रेन स्टेम नेक्स्ट मूव करें आगे पार्ट ऑफ द सोमेटिक नर्वस सिस्टम आगे हम पढ़ेंगे इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे जहां पे सोमेटिक नर्वस सिस्टम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे सोमेटिक एंड द सेकंड वन इज ऑटोनॉमिक पढ़ा है आप लोगों ने क्लासिफिकेशन स्टार्टिंग में बताया था मैंने सोमेटिक एंड ऑटोनॉमिक सो वो आगे मैं अभी डिस्कस करूंगा इसके बाद दिस नर्व आर सेंसरी मोटर और मिक्स टाइप ऑफ नर्व नंबर 12 पेयर्स और 24 इन नंबर्स तो कल हमने जो शाम को थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था आप लोगों ने देखा होगा उसके अंदर जो पहला जो लाइन था फर्स्ट हेडिंग जो था वो था क्या था पहला पॉइंट सबसे फर्स्ट वेरी गुड किसी ने नहीं देखा एक भी सिंगल नहीं है जिसने देखा है जरूर मेरा फोटो देखा होगा हाँ ये चलो हटो है सो कल मैंने वहां पे एक स्टेटमेंट दिया था और स्टेटमेंट ये था कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स और वो आप पहले काइंड के लग रहे हैं मुझे अभी क्योंकि आप लोगों ने पता ही नहीं है पहला क्या था वही नहीं पता सो दो स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट दिया था जहां मैंने बताया था देयर आर टू काइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स व्हिच आई ऑब्जर्व्ड दैट इज वन इज द स्टूडेंट हु इज लिसनिंग टू रेस्पोंड सुन रहे हैं और वो क्या करेंगे रेस्पोंड करेंगे एंड द सेकंड स्टूडेंट्स जो सेकंड टाइप के होते हैं वो होते हैं दे आर लिसनिंग टू अंडरस्टैंड if you are listening to respond you will never get success in your life but if you are listening to understand 100% surely you will get success in your life so हमेशा ध्यान रखें ध्यान से सुने मुझे नहीं हर एक को किसी को भी अच्छे से सुने उसको समझे एंड देन उसके बाद अपना रेस्पॉन्स करें सुना नहीं उससे पहले आपका रेस्पॉन्स तैयार है सो वो आपको लाइफ में कभी सक्सेस प्रोवाइड नहीं करेगा तो मैंने टोटल 8 पॉइंट्स बताए थे और वो 8 पॉइंट अंडरस्टैंड करने थे उसके लिए सुनना था लेकिन आपने नहीं सुना है और मेरे पास भी कोई टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा लेकिन वो आपको हेल्प करेगा एग्जाम के अंदर जैसे उसमें पहला पॉइंट था कि नो योर एग्जाम पैटर्न आपका एग्जाम पैटर्न जो है पहले उसको समझें जिसकी तैयारी आप कर रहे हो उसको अंडरस्टैंड करें कि क्या है पता नहीं है नॉट सेट कैसे होता है उसको समझें क्या क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है वो सारी चीज को अंडरस्टैंड करें उसके अकॉर्डिंग जब आप पढ़ाई करोगे तो कुछ रिजल्ट मिलेगा आपको लग रहा है मैं तो ESIC की तैयारी कर रही हूँ यहाँ तो नॉट सेट की पढ़ाई हो रही है तो मतलब आपको ये पता ही नहीं है कि आप किसकी तैयारी कर रहे हो आपको पता ही नहीं आपका कंटेंट क्या है आपने अंडरस्टैंड किया ही नहीं आपको ये नहीं पता कि नर्सिंग दोनों में एक ही होती है सो अपना कंटेंट क्या है उसको अंडरस्टैंड करें समझें बाकी 7 पॉइंट वहां मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किए वो आप देखेंगे अगर आपको टाइम मिलेगा तो नहीं तो हमारी क्लास तो यहाँ तो मुझे पढ़ाना है क्योंकि यहाँ मैं ज्यादा समझा नहीं सकता वो चीजें तो स्टार्ट करें आगे तो अपना कंटेंट आज से क्या करें अंडरस्टैंड करें एमसीक्यू पैटर्न क्या होता है बहुत ही जल्दी एक और तरीका आएगा एक और क्लास आएगी जिसमें मैं बताऊंगा कि एमसीक्यू कैसे सॉल्व करें और उसमें कोई तुक्का मारने वाला तरीका नहीं होगा है नहीं है सर बता दो ए लगाएंगे बी या सी कैसे लगाते हैं ए बी सी डी ई ई ई है हो गया है सो वो ऐसा वाला कोई तरीका नहीं होता मैं जब ऐसे देखता हूँ तो एमसीक्यू में सी पे आंसर लगाने पे मोस्टली राइट होता है जब आप ऐसे तुक्के लगाओगे तो एग्जाम आपको ऐसे लात मारेगा फिर आप दूर दूर तक भटकते रहोगे यस एक सिंपल सा स्टोरी छोटा सा 2 लाइन का स्टोरी है जब आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं आपने एक गोल की बात करते हैं या जो भी आप करने की कोशिश कर रहे हैं वहां पे अपने आप को एक वर्ड हम यूज करते हैं फोकस जानते हो कंसंट्रेट करना फोकस करना सुना है सो एज ए स्टूडेंट ये आप स्टूडेंट हैं और आप क्या करते हैं यू आर ट्राइंग टू फोकस ऑन दिस थिंग यू आर ट्राइंग टू फोकस ऑन दिस थिंग
You are trying to focus on this thing as well as you are trying to focus on this thing. आप सब देख रहे हो, सब पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, and at last end result is you get failure in this, you get failure in this, you get failure in this as well as you also get failure in this one. इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, लाइक आपको बोला जाए आपके सामने कुछ जैसे रेट है, चूहा है, एक चूहा आपको बहुत परेशान करता है, आपने देखा कि घर में चूहा है जो क्या कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, सो आपने चूहा देखा तो आपको मिला एक उधर है, एक उधर है, एक उधर है, चार चूहे घर में घूम रहे हैं और आप उनसे क्या हो गए, परेशान हो गए। अब आपको क्या करना है, उन चूहों को पकड़ के बाहर निकालना घर से। आप क्या करेंगे, इस कोने में गए, इसको नहीं पकड़ा उससे पहले वो दिख गया उधर गए, उधर वाला नहीं आया उससे पहले इधर गए, इधर वाला नहीं आया उससे पहले उधर गए, और ऐसा करने से चारों भागे, हाथ में एक भी। इफ यू आर फोकसिंग ऑन वन रेट, अगर आप एक माउस पे चूहे पे फोकस करते शायद तो वो एक आपको भले तीन भाग जाते पर एक क्या होता, आपके पास होता, आपकी मुट्ठी में होता। सो यही सिंपल लाइफ का भी हमारे यहाँ का भी यही फंडा है, आप क्या करें, सिर्फ एक टाइम पे वन थिंग पे फोकस करें, बाकी को छोड़ दें। अगर आप सब पे फोकस करने की कोशिश करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। इवन व्हेन यू आर स्टडीइंग, बुक पढ़िए टेबल पे और आप पढ़ाई कर रहे हैं, बुक देखिए, पीडियाट्री का एक इसमें पढ़ा, साइकियाट्री का इसमें पढ़ा, ये किसका नहीं, सबका कर रहे हैं, वो बुक देख रही करना क्या चाह रहा है मेरे साथ है? उससे ना साइकियाट्रिक समझ आ रही है ना पीडियाट्रिक समझ आ रही है, और मेडिकल सर्जिकल अलग ही डांस कर रही है, तो आप क्या है, आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सो लाइफ पे क्या रखें, फोकस्ड रहें, बी फोकस्ड इन योर लाइफ। अगर आप फोकस्ड रहेंगे तो सब कुछ कर पाएंगे, और फोकस्ड नहीं रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। फोकस कितने पे करना है, होता है शादी के लड्डू इधर भी लड्डू इधर भी लड्डू, बस वो देख ही रहे हो, खा किसी को नहीं पा रहे, ना इसको खा पा रहे ना इसको, बाद में पता चला दोनों को बिल्ली लेके भाग गई है, आप देखते रह गए। सो अपने को ऐसा देखते हुए नहीं, एक को खा लो, देख इसको ले जाते ले जाना, मेरे को खाने दे इसको, तो समझ गए, वो करें। सो इसीलिए ध्यान रखें, कुछ भी नहीं है, ये सब चीजें टाइम वेस्ट कर रही है आपका, और टाइम वेस्ट ना करें, जितना बेस्ट है थ्योरी पढ़ें, अंडरस्टैंड करें, समझें और फोकस रखें एक ही जगह, जो है बेस्ट है, उससे बेस्ट और कुछ नहीं हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट 12 पेयर्स की बात करें तो दीज आर द 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व, जो हमारी 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व है जो आप देख सकते हैं। सो द ओल्फैक्टरी, ऑप्टिक, जो आपकी दो क्रेनियल नर्व आपको दिख रही है यहां से लेके ये दोनों, दीज आर इन द सेरिब्रम पार्ट, एंड ये वाला जो पार्ट है दिस इज द मिड ब्रेन, ये कौन सा पार्ट है, मिड ब्रेन, देन उसके बाद आएगा आपका पोन्स, एंड देन आएगा नीचे की तरफ ये, उधर तो सेरिब्रम, ये ऐसे आएगा, तो ये सेरिब्रम आगे आएगा। सो दिस इज द मिड ब्रेन, पोन्स एंड देन मेडुला। सो ये जो बाकी सारी नर्व है वो कहां से ओरिजिनेट होती है, द ब्रेन स्टेम, एंड दीस टू आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम सेरिब्रम। तो एक बार लिख लें इनको, आप लोग हेल्प कर देंगे, मैं लिख देता हूं। फर्स्ट इज olfactory, second one is optic, third is oculomotor, fourth is trochlear, trigeminal, abducens, seventh is facial, vestibulocochlear, क्या बंद हो गया बस, glossopharyngeal, vagus, accessory, hypoglossal. So these are the 12th pair of cranial nerve, आपके cranial nerve के जो 12 pairs हैं वो सारे हमने यहाँ पे लिखे। इनको लिखने का जो मेरा पर्पज है वो आप ये बताना है कि कौन सी सेंसरी है और कौन सी मोटर है। याद रखने के लिए एक सिंपल सा ट्रिक जो मैंने पहले भी आपको बताया होगा, सम सेज मनी मैटर बट माय ब्रदर सेज बिग ब्रेन मैटर मोस्ट। So this is a very simple trick to remember which nerve is the sensory nerve or which is the motor nerve or which is the mixed type of nerve both. So जब आप इस ट्रिक को पढ़ेंगे तो जहां पे S आएगा that S is an indication for sensory, जहां पे M आएगा that M is an indicator for motor, and जहां पे not mixed motor, जहां पे B आएगा that is for both, both means sensory as well as motor. So this is the simple trick, और इसमें तीन ही लेटर है। Some says first two are the sensory, third one is M for money, M motor, fourth is motor, fifth is both, both means it is a sensory as well as motor both, M again motor, then facial is both, so mixed nerve, vestibulocochlear is sensory, glossopharyngeal is mixed, vagus mixed, accessory motor, and the hypoglossal is also motor. Clear? याद रहेगा? This is the 12, these are the 12 pairs of your cranial nerves. Move करें? लिख लिया?
लिख लिया? फर्स्ट क्रेनियल नर्व के साथ स्टार्ट करते हैं, ऑल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व। कल टेस्ट के लिए पढ़ के आए सभी, अच्छे से प्रिपेयर होके आए? यस, और सबको आना है क्योंकि उसके बाद आपकी सेकंड क्लास होगी, सेकंड क्लास देखोगे। और कल यूट्यूब के ऊपर भी एक क्लास रहेगी जहां पे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इमरजेंसी नर्सिंग के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज क्विक स्टरलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। हॉस्पिटल्स के अंदर अगर आपको किसी भी इंस्ट्रूमेंट को क्विकली यूज करना है तो कैसे हम उसको स्टरलाइज कर सकते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्विक स्टरलाइजेंट एजेंट जो होता है दैट इज साइडेक्स और ग्लूटाल्डिहाइड। तो उसके बारे में पूरा हम डिस्कस करेंगे कल के क्लास के अंदर। द क्लास विल बी लाइव फ्रॉम 5:15 PM इसी टाइम लाइव। अभी तो 3 बज रहा, सॉरी 5 बजे, 5:15 को आपकी क्लास जो है यूट्यूब पे लाइव रहेगी। चलिए आगे, नेक्स्ट ले लिया। द फर्स्ट क्रेनियल नर्व इज ए olfactory nerve. So olfactory word is related to olfaction, and olfaction is the smell. Olfaction is a smell. So this nerve is responsible for the sense of smell. Sense of smell. लिख लिया? मैंने कुछ लिखा ही नहीं अभी तक, आप लोग लिखे ही जा रहे हैं अभी तक भी, है सब एक्टिंग कर रहे लिखने की। मैं कुछ लिखूंगा तब तो लिखोगे, है हेडिंग डालनी थी वो डाल दी बस, अब क्या करना है, रुक जाओ अब तो। इधर सामने देखो, इधर बोर्ड की तरफ, मेरी तरफ नहीं, उधर बोर्ड की तरफ देखना है। मैं देख लूंगा आपको किसको उठाना है अभी। यस, बताओ फिर कौन बताएगा? है कोई नहीं बताएगा? यस, नरेश, कौन है? सुरेश? यस, बताओ भाई, पिलर के पास। हाँ आप बताओ। अरे उधर उधर पीछे बहुत दूर है पिलर, इतना मेरा विजन वहां जा रहा है ना, आप यहाँ से खड़े हो रहे हो है। हाँ, ये ऑल्फैक्टरी नर्व जो है इट्स रिलेटेड टू सेंस ऑफ स्मेल। उसका काम करती है, कौन सी लॉब में ले जाके आपको ये इंफॉर्मेशन देगी? कोई नहीं बोलेगा। इन विच लॉब इट विल गिव द मैसेज टू द ब्रेन? ब्रेन में किस लॉब के पास ले जाएगी? है नहीं पता? पढ़ाया नहीं पढ़ाया? फिर पढ़ा था या नहीं पढ़ा? ये भी नहीं पता, अब क्या करें? चलो बैठ जाओ, नहीं पता तो फिर तो क्या कर सकते हैं, जबरदस्ती नहीं करना है अपने ब्रेन के साथ, नहीं तो ब्रेन कभी कभी फिर क्या करता है। नेक्स्ट, यस बताओ। आपके पीछे 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 आप बैठ जाओ आगे, 1 2 3 4th नंबर पे। हाँ वेरी गुड, कहाँ होता है ये एरिया? आए थे आप या नए हो? पहले ये कंफर्म कर लेते हैं, आए थे? चलो फिर बताओ, ऑल्फैक्टरी एरिया कौन सी लॉब में होता है? इन विच लॉब द ऑल्फैक्टरी एरिया इज सिचुएटेड इन आवर ब्रेन? नहीं पता? दिस इज द मोस्ट सिंपल एंड मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। वन लाइनर क्वेश्चन हम जिसको बोलते हैं ना, वो यही होता है। और इसका आंसर नहीं बताएंगे फिर मैं क्या पढ़ाऊंगा, है? यस, पीछे, हाँ कहाँ होता है, बैठ जाओ। है टेम्पोरल में? श्योर? देखो अभी कंफर्म करते हैं, देख बैठ जाओ आगे से, बताओ कहाँ होता है, आप बताओगे, बताओ कंफर्म। टेम्पोरल, उन्होंने पैराइटल बताया तो गलत है? श्योर? सो मैंने उस दिन इतना बताया था, नोज, ये इधर नोज, ये बिल्कुल किसके पास में होता है? इधर से सीधा इधर जाता है, ये इसको क्रॉस भी नहीं करती आपके सेंसरी रिले स्टेशन को भी। ऑल्फैक्टरी नर्व डज नॉट क्रॉस द सेंसरी रिले स्टेशन, बोला था। थैलेमस के पास होके नहीं जाती है, सीधा जाती है इसके पास, टेम्पोरल के पास। ये सबसे पास में होता है इसके टेम्पोरल, इसलिए इधर जाता सीधा। सो द ऑल्फैक्टरी एरिया, अगर हम बात करें सेंस ऑफ स्मेल की, तो ये कहाँ पे है? टेम्पोरल रीजन में या टेम्पोरल लॉब में? टेम्पोरल लॉब। क्लियर? पढ़ना तो बहुत जरूरी है, ऐसे तो काम कहाँ चलेगा, है? फिर कब पढ़ोगे? कल तो मैंने बोला कि अब थ्योरी पढ़ना बंद कर दो, क्योंकि थ्योरी का टाइम ही नहीं है, और आप तो बता ही नहीं रहे हो अभी भी, है? मैं तो सोचा कि थ्योरी तो आप लोगों ने पढ़ ली, अब बस क्या करना है? रिवीजन करना है। आपका तो थ्योरी स्टार्ट ही नहीं हुआ है, पढ़ा का भी। और एग्जाम बिल्कुल सामने है, आज 54th नहीं बचे, कल 55 थे, आज कितने हैं? 54। और ऐसे करते करते देखो कितना जल्दी टाइम निकलेगा। अगले महीने तो फॉर्म भरना है, और जब फॉर्म भरोगे तब तक टाइम हो जाएगा खत्म, फिर एग्जाम, और फिर वापस अगले एग्जाम की तैयारी स्टार्ट हो जाएगी, है? स्टार्ट करें। सो दिस ऑल्फैक्टरी नर्व इज अ सेंसरी नर्व। अभी बताया था, पहला वर्ड जो था वो क्या था? सम में क्या था? एस, एस फॉर सेंसरी। सो इट इज द सेंसरी नर्व। हमें हर एक नर्व के बारे में समझना है कि द नर्व इज अ सेंसरी और मोटर या मिक्स्ड, पहला ये पॉइंट हमें देखना है। सेकंड, ये वर्क क्या करती है, फंक्शन क्या है इसका, व्हाट इज द फंक्शन, तो वो आपको समझना है। सो ऑल्फैक्टरी नर्व इज अ सेंसरी नर्व, it carries impulses related to smell and transmit these impulses to
olfactory area to in the temporal lobe of cerebral cortex. ये जो नर्व है अभी बताया था मैंने, टेम्पोरल लॉब सेरेब्रम के अंदर लेके जाएगी अपने इंपल्सेस को विद द हेल्प ऑफ olfactory nerve. ये डिसऑर्डर भी उस दिन पढ़ाया था. रिलेटेड डिसऑर्डर इज anosmia, that is lack of sense of smell, that is known as anosmia. So what is anosmia? Your answer should be lack of sense of smell is known as anosmia. This is the first cranial nerve. Clear? It is originated from, कहां से origin होता है इसका? सेरिब्रम से ही होता है. Clear है ये first cranial nerve? There are few questions. The one is which of the following nerve is known as a nerve of Leber or Leber nerve? Which nerve is known as Leber nerve? And the second question is which nerve is known as a nerve of musician or the musician nerve? Yes. और आंसर बताएंगे कौन, जिन्होंने पहले पढ़ा है और पहले किसने पढ़ा है, बताओ. Which nerve is the Leber nerve, median nerve, and which is the musician nerve? So ये जो दो स्पेशल नर्व है, लेबर नर्व इसका मतलब होता है जो लेबर अपना जो काम करने के लिए वेट उठाते हैं बॉडी से, हाँ वेट उठाते हैं, तो वेट उठाने के लिए कौन हेल्प करता है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से कौन पावर जो आता है वो कौन सी मसल्स के थ्रू आता है सबसे ज्यादा, है डेल्टोइड. है किसी ने देखा डेल्टोइड बना रखे मैंने, किसी ने बोला मैंने डेल्टोइड बना रखे हैं यहाँ पे, चार चार, दो इधर दो इधर है. अरे डेल्टोइड होते हैं या बाइसेप सुना है, क्या सुना है, बाइसेप बना रखे हैं इसने, ट्राइसेप बना रखे हैं. सो इनको जो नर्व सप्लाई करने के लिए जो हमारी रेस्पॉन्सिबल नर्व है जो वेट उठाने के लिए मस्ट होती है वो है आपकी मीडियन नर्व. तो आप मीडियन नर्व जो हमने पढ़ा था वहां पे एक पॉइंट याद रखेंगे, क्या है, इट इज आल्सो नोन एज लेब्रर नर्व. एंड एक हमने क्या लिखा था, म्यूजिशियन नर्व. म्यूजिशियन नर्व इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बजाने के लिए चाहिए होता है, ऐसे ऐसे बजाते हो, गिटार बजाते तो ऐसे पकड़ के कुछ करते हैं ऐसे. यस, तो वहां पे मेनली कौन सा पार्ट है, अल्नार वाला पार्ट है या दूसरा रेडियल वाला पार्ट है? दिस इज द अल्नार एस्पेक्ट जो इधर वाला पार्ट, एंड इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अगर ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा तो वो बजा फिर इनसे तो नहीं बच सकता, वो यही चाहिए होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं म्यूजिशियन नर्व, अल्नार नर्व. सो इतनी सारी गर्मी है और इसमें ये गरम गरम चाय बहुत यस. ये जो भी पीछे बैठ के एक्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, आप सबसे बड़ा एक्टर मैं हूं, है ना, तो इसलिए एक्टिंग करने की कोशिश नहीं करें. बिल्कुल. अगली नर्व आप लिखे तब तक मैं एनर्जी ड्रिंक ले लेता हूं 2 मिनट के लिए, आप लिख लो तब तक. फिर समझते हैं इस सेकंड नर्व को, दैट इज ऑप्टिक नर्व, नर्व ऑफ साइट. द सेकंड क्रेनियल नर्व, नर्व ऑफ साइट. लिख लिया? लाइफ में दो थिंग्स जो है कभी राइट नहीं होती है, पता आपको कौन कौन सी? एक होता है डिसीजन जो लाइफ में कभी राइट नहीं होता है, यस, और एक होता है दूसरा क्या है, जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं उसके बाद एक ही बात सोचते हैं बार बार, क्या हमारा डिसीजन राइट है, हमने राइट डिसीजन लिया, कुछ गलत तो नहीं किया, मेरा डिसीजन राइट है, राइट है, राइट है, राइट है, पूरे दिन भर यही सोचते रहते हैं और लास्ट में पता चलता है मेरा डिसीजन क्या था, गलत, क्योंकि उसके ऊपर काम ही नहीं किया. सो कोई भी डिसीजन आपका राइट नहीं है, आपको डिसीजन लेना है एंड उसके बाद आपको उसको राइट प्रूव करना है. वो राइट होता नहीं है, राइट आपको करना होता है. तो आप डिसाइड कर लो कि आपको नर्सिंग ऑफिसर बनना है. आप ये मत सोचो कि मेरा डिसीजन राइट था या नहीं था, राइट क्या होगा, अब नर्सिंग कर ली तो अब क्या राइट होगा, है अब नर्सिंग ऑफिसर ही है, ऑप्शन कुछ है क्या, या दो लड्डू दूसरा और ले रखा है, कुछ नहीं होगा तो पत्थर तो डाल ही सकता हूं मैं वैसे भी, है दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास, ऑप्शन क्या है, सिर्फ एक ही है. तो इसलिए आपको डिसीजन लेना है और फिर क्या करना है, उसको राइट प्रूव करना है. और जो दूसरा मैंने बोला था, एक और थिंग होती है जो लाइफ में कभी राइट नहीं होती, और वो होती है दैट इज स्पाउस. अरे पति पत्नी, वो कभी राइट नहीं हो सकते, उनको भी क्या करना है, शादी करके उनको राइट प्रूव करना है. तो राइट नहीं होगी ये बिल्कुल सही है, इससे शादी करेंगे बिल्कुल क्या है, सही है, या इससे शादी करूंगी ये बिल्कुल सही निकलेगा, क्या पता है, सही निकलेगा क्या पता है, किसी को पता है या किसी ने देखा है?
इसलिए लाइफ में दो थिंग्स कभी भी राइट नहीं होती है, कभी नहीं सोचना कि राइट है मेरे लिए, नहीं, ये जैसा भी है मैं इसको क्या कर दूंगी, राइट मैं कर दूंगी, आ जा तू बस टेंशन मत ले। दैट इज द थिंग्स जो आपको सोचनी है। वो नॉर्थ सीट के लिए, नॉर्थ सीट को लाना है, बाद में शादी बाद में। नेक्स्ट मूव करें आगे। आई एम एक्सपीरियंस पर्सन, डोंट वरी, मैंने सब कुछ राइट किया है, कुछ भी राइट नहीं था बट राइट कर दिया सब कुछ जो भी है, लाइफ कुछ गलत नहीं होने दिया। आपको भी वही करना है, अपने आप को प्रूव करना है कि आप राइट हो। बस ये मत सोचो कि मैं राइट ले रहा हूँ, राइट क्या लोगे, कुछ नहीं है आपके पास, ना तो RIGST वाला राइट है, ना आपका राइट होता है और अधिकार, वो भी कुछ नहीं, दोनों ही नहीं आपके पास, प्रूव करना है दोनों। नेक्स्ट, सो ऑप्टिक नर्व इज अ नर्व ऑफ सेंसरी नर्व। सेंसरी आंखें कहाँ होता है एरिया, ऑसिपिटल पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट इज आल्सो नोन एज नर्व ऑफ साइट। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नर्व इज आल्सो नोन एज नर्व ऑफ साइट, और हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इतना कंफ्यूज हो जाते हैं, नर्व ऑफ साइट, ये कौन सी नर्व आ गई है, हमारी साइट पे तो कोई नर्व है ही नहीं है, ये कहाँ की साइट वाली नर्व। सो साइट मींस इट्स विजन, जो आप देख रहे हैं वो आपका दैट इज द साइट। तो आंखों वाली नर्व कौन सी है, दिखाने वाली ऑप्टिक नर्व। इट कैरीज इंपल्सेस रिलेटेड टू विजन एंड ट्रांसमिट दीस इंपल्सेस टू, ये पता है मैंने, एरिया नंबर 17, 18 एंड 19 याद है, रिलेटेड डिसऑर्डर इज ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट, नेक्स्ट नर्व इज oculomotor nerve. Oculo word is related to, oculo is related to eyes. Motor means it's a motor nerve. Motor means motor nerve, जो हमने स्टार्टिंग दो नर्व पढ़ी वो दोनों कौन सी है, सेंसरी नर्व है। दिस इज द थर्ड वन व्हिच इज नोन एज मोटर नर्व। ये मोटर नर्व, दिस मोटर नर्व इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ आई बॉल। जो आई बॉल का मूवमेंट आप करते हैं, आपकी आंखें जो ऊपर नीचे इधर उधर घूमती रहती है, ये घुमाने का काम कौन करता है, not only oculomotor but mostly by the oculomotor. We have two more nerve for the eyeball movement, but the four eye muscles जो है, there are six eye muscles total. Out of six, four eye muscles movement done by this oculomotor nerve. And मैंने उन चारों को याद नहीं किया अभी तक भी, आज भी मुझे याद नहीं है वो चार कौन सी है, क्योंकि याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड और रिमेंबर रिमेनिंग टू। चार को याद रखना इजी है या दो को याद रखना इजी है, दो को। सो आप दो को याद कर लो, बची हुई सारी इसी की है। अगर वो दोनों एग्जाम में नहीं पूछते तो फिर इसी की बात कर रहे हो, समझ गए, यस और नो। सो बिल्कुल ऑक्यूलोमोटर नर्व की बात करें, इसके बारे में एक और पॉइंट जो स्पेसिफिक पॉइंट है, देयर इज अ प्रॉब्लम इन केस ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। A patient is suffering with severe hyperglycemia, severe hyperglycemia, high level of glucose. In this situation, your glucose will get deposited in multiple body systems, अलग अलग बॉडी सिस्टम में डिपॉजिट होगा। Like it can deposited in your kidney, बहुत प्रॉब्लम करता है किडनी में। It can deposited in your vascular system and cause atherosclerosis. It can deposited in your heart. It can deposited in your liver, decrease the diameter. It can deposited in your brain, everywhere in the body, and joints cavities. But sometimes this glucose will deposited in your eyes. आपकी आंखों में क्या होता है, डिपोजिट हो जाता है। एंड आंखों में डिपोजिट होने से आपको क्या देखने को मिलेगा, क्या हो जाता है, डायबिटीज वाले पेशेंट में क्या होता है, रेटिनोपैथी, देखना बंद हो जाता है, रेटिना प्रॉपर पिक्चर नहीं बनाती है, डबल डबल दिखता है, ब्लड दिखता है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। डायबिटीज इज अ डिजीज व्हिच नॉट किल यू इमीडिएटली। ये एक ऐसी डिजीज है जिसको हम बोलते हैं कि कुछ भी खा रहे हो तो इसको पूरा मजा लेके खाओ, थोड़ा थोड़ा टेस्ट दिखा। जब आपको ऐसे चार बच्चे हैं, तीन ने खा लिया और चौथा पकड़ के रखा हुआ था, सब उसको पता मेरे पास ही बचा है, फिर वो खाता नहीं है, फिर उनको दिखाता है वो, और फिर वो तीनों रोते हैं, क्यों, क्योंकि उनके पास है नहीं, अब खत्म हो गया। सो जो टेस्ट वाली बात हम करते हैं कि मजा ले लेके खाओ उसको, धीरे धीरे खाओ, चाय का सिप ले लेके मजे लो पूरे। ये डायबिटीज इज आल्सो टाइप ऑफ डिजीज व्हिच एंजॉयिंग इन योर बॉडी, ये भी आपको धीरे धीरे मार रही है, मजे ले लेके मार रही है। इट विल नॉट किल यू इमीडिएटली, इट विल किल यू स्लोली स्लोली, बिकॉज डायबिटीज शुगर इज ए टाइप ऑफ स्लो पॉइजन, धीमा जहर है ये, जो आपको क्या करता है, बहुत धीमा धीमा मारता है। ये कभी भी आपको ऐसा नहीं कि आदमी को आज डायबिटीज हुआ कल मर गया, ऐसा नहीं होगा। लेकिन याद रखें, जिसको भी डायबिटीज हो गया उसकी उम्र 5 से 10 साल कम हो गई लाइफ में। द पर्सन विल हैव लेस लाइफ कंपेयर टू अदर्स जिनके पास डायबिटीज नहीं है। क्यों, बिकॉज जिसको डायबिटीज हो गई उस पर्सन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। आप उसको बोलोगे मीठा मत खा, वो कैसे कंट्रोल करेगा भाई, कर सकता है क्या कोई ऐसा है जो कंट्रोल कर सके कि मैं नहीं खाऊंगा आज से, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल है। सामने रख दिया फिर बोल रहे मत खा, सर हम तो देख के खा जाएंगे उसको बस। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट। आप एक पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं कि मीठा खाने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सिर्फ स्वीट खाने से डायबिटीज नहीं होता है, इट इज कंप्लीटली रॉन्ग। अरे मीठा खाने से शुगर नहीं होता है, शुगर होता है इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से। इट इज नॉट ड्यू टू द ईटिंग ऑफ लॉट्स ऑफ स्वीट्स और कार्बोहाइड्रेट थिंग्स, ग्लूकोज थिंग्स, इट इज रिलेटेड टू डिक्रीज द डेफिशिएंसी, डिक्रीज अमाउंट ऑफ इंसुलिन। अब आप शुगर नहीं खा रहे, लेकिन घर पे जाने का शाम सुबह 10-10 रोटी दबा रहे हैं अंदर,
हम सोच रहे हैं कि मीठा खाने से शुगर बढ़ेगा, वो शुगर नाम इसलिए रखा हुआ है कि शुगर खाने से बढ़ता है, इसलिए नहीं होता है। जितना ज्यादा आप कार्बोहाइड्रेट खाएंगे उतना ज्यादा आपका क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा, इट विल इंक्रीज योर ब्लड ग्लूकोज लेवल। इसलिए तो जब हम डायबिटिक डाइट बनाते हैं, वी विल एड 1/4 पार्ट ऑफ दिस राइस और चपाती एंड रिमेनिंग 3/4 पार्ट इज विद वेजिटेबल्स एंड सलाड, ताकि आपका ग्लूकोज लेवल नहीं बढ़े। हम लोग क्या करते हैं, इन आवर प्लेट 3/4 आर द चपातीज एंड राइस, 1/4 इज वेजिटेबल, नो सलाड, नथिंग, कुछ नहीं है, तो है ही नहीं, हमारा सलाद क्या होता है खाएंगे। सो ये प्रॉब्लम्स की वजह से डायबिटिक पर्सन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, उसका ग्लूकोज लेवल हमेशा हाई रहता है। उस हाइपरग्लाइसीमिया वाली स्टेट में ये ग्लूकोज जब आइस की ओर मूव करता है, व्हेन इट इज मूविंग टुवर्ड द आइस, इट कैन अफेक्ट ऑप्टिक नर्व, इट कैन अफेक्ट ओक्यूलोमोटर नर्व, it can affect trochlear nerve, and it can also affect which nerve, the sixth cranial nerve is abducens. So ये four nerve, आई आंखें इतनी छोटी छोटी सी है, there are very little small eyes in your body, but you have four cranial nerve for these eyes. इन आंखों के लिए कितनी नर्व है, 4 नर्व है, तभी तो इन आंखों की सारी मस्तियां होती है और फिर आपको पता नहीं सजा वजह सारी मिलती रहती है। ये क्या है, इतनी सारी क्रेनियल नर्व हो गया फिर भी कंट्रोल में नहीं है, फिर भी ये सारी क्या है, अनकंट्रोल्ड है। कि एग्जाम का क्वेश्चन आता है कि बिकॉज ऑफ द डायबिटीज मेलाइटस और बिकॉज ऑफ द हाइपरग्लाइसीमिया, out of these four cranial nerve, which of the following cranial nerve is mostly affected by this hyperglycemia or diabetes mellitus? There are four cranial nerve जो मैंने लिखी यहाँ पे, इनमें से अगर आपसे पूछे, हमने अभी सिर्फ आंखों की लिखी है, एग्जाम में क्वेश्चन एक आई वाली लिखे, बाकी अदर भी लिख सकते हैं, वो भी मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले ये पूछ ले कि इन चारों में से हाईएस्ट कौन डैमेज होती है, ऑप्टिक, oculomotor, trochlear and abducens. So your answer is optic, abducens, oculomotor, trochlear. So the right answer is oculomotor nerve जो हम पढ़ रहे हैं अभी, this is the nerve which is mostly affected in patient with diabetes mellitus. DM के अंदर सबसे ज्यादा अफेक्ट होने वाली नर्व, आंसर should be the oculomotor nerve first. Not only out of these four, out of 12 जितनी भी cranial nerve है उन सब में से सबसे पहले कौन अफेक्ट होती है, आंसर is oculomotor nerve. Out of 12 cranial nerve, the oculomotor nerve is the nerve which is affected firstly by the diabetes mellitus. Clear? याद रहेगा? The next first is, the first point is oculomotor nerve is a motor nerve, नाम में लिखा हुआ है, receive impulses from the primary motor area of the frontal lobe of the cerebral cortex and it is responsible for the movement of eye muscles. So आपकी आंखों की जो four muscles हम बात करेंगे, these are the superior rectus muscle, middle rectus muscle, inferior rectus muscle and inferior oblique muscle. So three are the rectus muscle, one is a oblique muscle. These muscles in detail sir will teach you when they will teach about the eyes, sensory organs पढ़ाते सर, eyes and ear. तो आंखों के अंदर आपको ये 6 मसल्स जो है उनके बारे में पढ़ाएंगे, कौन सी मसल किधर ले जाती है, वैसे इनका नाम लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, सुपीरियर, मिडिल, इंफीरियर, इंफीरियर ऑब्लिक। देन बची हुई आपके पास कितनी है, दो मसल्स, वन इज द सुपीरियर ऑब्लिक एंड द लेटरल रेक्टस मसल, दो मसल बचती है, उनको हम पढ़ेंगे आगे जब अगली क्रेनियल नर्व डिस्कस करेंगे। सो दिस इज क्लियर। फर्स्ट फंक्शन ऑफ ऑक्यूलोमोटर नर्व याद रहेगा, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट, मोटर मूवमेंट ऑफ योर आई मसल्स। इट इज नॉट ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ आई मसल्स, इट इज आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ muscle which is known as levator palpebral muscle. सुना नाम, levator palpebral muscle. This is the muscle which is responsible for your eye blinking. जो आप आई को ब्लिंक करते हैं वो किस मसल की वजह से हो रहा है, ड्यू टू द लेवेटर पाल्पेब्री मसल्स। तो लेवेटर पाल्पेब्री मसल्स की वजह से आपकी आंखें ब्लिंक करेगी और उसकी वजह से जो हम ड्राइनेस से आईज को बताते हैं, प्रिवेंट करते हैं, वो आपको देखने को मिलता है। उसका मूवमेंट भी कौन कराएगा, ऑक्यूलोमोटर नर्व। If person is having damage in this oculomotor nerve, then person will have less eyeball movement, which is known as squint. Person will have damage in the this levator palpebral muscles, lead to ptosis. जानते हो, involuntary dropping of eyelid, that is known as ptosis. तो ptosis देखने को मिलेगा, ये लिख लिया, इसको हटा दें। And not only these two function, it also has few more function. It will responsible for the pupil dilation and pupil constriction, as well as it is responsible for the lens accommodation. So उनकी भी बात करते हैं आगे। क्लियर, मूव करें नेक्स्ट। Oculomotor nerve is also responsible for eyelid movement by levator palpebral muscle. It is also responsible for the pupil dilation and contraction by the movement of circular muscles, which is for dilation, and radial muscle for the pupil
constriction or with the help of iris, and also responsible for the accommodation, responsible for the lens thickness near vision and thickness for the far vision by movement of ciliary muscles of eyes. ciliary muscles जो आपके लेंस को होल्ड करके रखती है, उनके मूवमेंट के थ्रू आपके लेंस को अकोमोडेट कराएगी. तो these are the function of our oculomotor nerve. एक सिंगल नर्व के डैमेज होने से कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती है. पर्सन विल हैव स्क्विंट, पर्सन विल हैव टोसिस, पर्सन विल हैव ब्लड विजन होगा बिकॉज ऑफ दिस लेंस abnormal function और pupil abnormal function. पर्सन विल हैव फोटोफोबिया, abnormal excessive light एंटर करेगी, pupil dilated रहेगा. तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी. रक्त तो चल रहा है आप लोगों के, या बंद कर रखा है? बंद है, पानी नहीं है, पानी खत्म हो गया. वेरी गुड. लग तो रही है ना कुछ तो है. अरे आप लोगों से ज्यादा गर्मी मुझे हो रही है. यू कैन नॉट इमेजिन माई कंडीशन. मैं इधर ये भी बोल रही है मेरे पास मत आओ, मैं कुछ नहीं कर सकती आज. है कोई नहीं, यही तो तपस्या है. इधर लिखा है ना तपस्या. शिक्षा प्राप्त करना एक तपस्या की तरह है और इसमें घर और माया का त्याग करना जरूरी है. सो त्याग दो सारे सुख चैन. गर्मी लगेगी, पसीना आएगा, तभी तो लगेगा कुछ किया, मेहनत किया है? दो टाइप के लोग होते हैं, एक होता है अमीर और एक होता है गरीब. फिट कौन रहता है, अमीर और गरीब है? अरे हम तो फिट है, हम तो ठीक है. लाइक मैं जब भी हॉस्पिटल जाता हूँ या कहीं, मैं जब से मैं आया हूँ, पहले मेरा वेट थोड़ा कम था क्योंकि पहले मैं दिल्ली रहता था इसलिए कम था वेट, वहाँ बहुत पॉल्यूशन है. यहाँ आने के बाद मेरा वेट बिल्कुल स्टेबल है, इतना ही है, फिक्स. आफ्टर 2018 जब से मैं यहाँ हूँ तब से उसका मेरा वेट सेम ही अभी तक भी वही है, बड़ा ना बढ़ता है ना कम होता है, पता नहीं. सो सब यही पूछते क्या ऐसी कौन सी एक्सरसाइज करते हैं. मैं बोलता मेरी तो पूरे दिन भर एक्सरसाइज ही होती है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो अपनी लाइफ में आपको याद रखनी है. एक्सरसाइज करने से ना पतले होंगे ना मोटे होंगे. सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपकी हैबिट्स. आपकी जो हैबिट्स है वो इंपॉर्टेंट होती है. आप अपनी हैबिट्स को सुधारें, कोशिश करें छोटी छोटी चीजों से सीखने की. लाइक मैं जा रहा था पार्किंग से हॉस्पिटल के अंदर, मुझे पूछता है ऐसा क्या है. मैंने कहा अभी दिखाऊंगा, चल क्या है राज. हम गए हॉस्पिटल में, एंटर किया. जैसे एंटर किया, इन एम्स, इन वन साइड स्टेयर्स, अदर साइड लेफ्ट. सो दैट पर्सन टर्न टुवर्ड द लेफ्ट एंड आई टर्न टुवर्ड द स्टेयर्स. सो मैंने बोला यही डिफरेंस पहला समझ ले तू, कि तू किस में जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है और मैं किधर जा रहा हूँ. दिस इज एन इनडायरेक्ट वे ऑफ एक्सरसाइज. जरूरी नहीं कि जिम में जाके ऐसे उठा के यही एक्सरसाइज करनी है. अरे बहुत सारे तरीके होते हैं. आप एवरी डे, जब मैं कभी होता है कि मैं लेट हो रहा हूँ और अगर लिफ्ट सामने खड़ी है तो मैं उसमें बैठ जाता हूँ. लेकिन अगर मेरे पास टाइम है, मैं लेट नहीं हूँ, तो मैं हमेशा ऑलवेज प्रीफर टू गो विद स्टेयर्स. फोर्थ फ्लोर पे है, 2 मिनट भी नहीं लगते, तुरंत मैं ऊपर पहुंच जाऊंगी, लिफ्ट से पहले मैं पहुंच जाता हूँ. ये आपको इनडायरेक्टली एक वे है. दूसरा, मैं जब पार्किंग करता हूँ मेरा कार या गाड़ी, तो मैं सबसे लास्ट में जाके पार्क करता हूँ. वो ट्राई करते हैं कि गेट यहाँ है तो इसके सामने ही पार्क करें, फिर वो मेरा वेट करते हैं वहां पे खड़े होकर. मैंने बोला दूसरा तरीका यही है, डिफरेंस आप में और मेरे में. मैं वहां से चल के यहाँ तक आया हूँ, आप यहाँ पे खड़े ही तो थे, वहां पार्क करके थोड़ा चल लेते तो कुछ फर्क पड़ता. अरे कुछ तो कम होता, कुछ तो बर्न होता. नहीं, पार्क तो यही करेंगे, बाकी दूसरा कोई तरीका हो तो बता दो. यस. सो ये सारे तरीके क्या है, दीज आर द इनडायरेक्ट वे टू लूज और बर्न योर कैलोरीज. हॉस्पिटल के अंदर जब स्क्रब होते हैं हम, स्क्रब होने के बाद हमारे बहुत सारे ऐसे स्टाफ नर्सिंग ऑफिसर्स होते हैं. जैसे स्क्रब हुए, सुबह 9 बजे केस लगता है, 10 बजे स्क्रब होते हैं, आधा घंटा नहीं और बोलते स्टूल लाना. सो मैं था एक दिन और वार्ड में स्टाफ ने बोला स्टूल लेकर. मैंने क्या हुआ, कितनी बजी है, 10:30 बज गई. अच्छा स्टूल अभी सही, और अभी तो 1:30 तक स्क्रब रहना है, 2 बजे 1:30 बजे स्टाफ आएगा, वो रिलीव करेगा, टाइम लगेगा, अभी सही बैठना है. आधा घंटा नहीं हुआ, इनके पैर दुख रहे हैं. फिर वो पैर दुखेंगे. लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अभी मैं स्टूल पे बैठता नहीं हूँ. स्टूल अगर कोई राग में, भाई मैं ऐसे नो वहां पे हूँ तो वो पहले ले आते हैं, उनको पता है, पहले लेकर आने की कोशिश करते हैं. मैं नहीं चाहिए मुझे. एंड ऑलवेज जब भी मेरे को टाइम मिलता है तो मैं ऐसे करके उधर ही ऐसे घूमता रहता हूँ. बैठने से क्या होगा, क्या होगा, आपको लग रहा है मैं रिलैक्स हो गया, 2 सेकंड रिलैक्स हो गया, उस रिलैक्सेशन से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है. आपको साइकोलॉजिकली मेंटली लग रहा है कि मैं रिलैक्स हो रहा हूँ, पर कुछ नहीं हो रहा है. लेकिन आप वॉक करेंगे तो वो दर्द 2 दिन जो दर्द होता है, 4 दिन बाद जब ऐसे करते रहोगे तो कभी दर्द नहीं होगा बाद में. और हॉस्पिटल ड्यूटी तो 60 साल तक करनी है आपको, है ना. 60 दिन में रिटायरमेंट हो गया बस, चलो. कितने साल तक, 60 साल तक. और 60 साल तक कैसे चलाओगे ऐसे काम. तो ये बहुत सारे तरीके. मैं इधर भी आपने देखा, मैं यहाँ घूमते रहता हूँ हमेशा. ये मैं कोई जब ऐसे नहीं घूमता हूँ, मेरी कोई इच्छा नहीं होती घूमने की. ये तरीका होता है अपने आप को डीवीटी से बचाने का. हमारे सवाई सिंह सिसोदिया है, वो पूरे दिन भर बैठा ही रहता है. उसका काम क्या है, बैठा रहता है, कुछ नहीं करता है वो. ना वो काम करता है, बैठा रहता है, फिर भी उसको क्या हो गया, डीवीटी हो गया. और हम पूरे दिन भर खड़े रहते हैं, सुबह 7 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक खड़े रहते हैं. और मुझे तो बिठा देते, बैठा नहीं जाता है, ऐसी हालत, आदत बढ़ गई इतनी. फिर भी डीवीटी या वेरिकोज का कोई चांसेस अभी तक तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि हम कोशिश करते हैं मेंटेन करने की. तो ये जो आप फिटनेस की बात कर रहे हैं, मैं कभी जिम नहीं गया, मुझे नहीं पता जिम क्या होता होगा, या मुझे कोई बाइसेप ट्राइसेप भी नहीं चाहिए, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उनकी. कौन सा मुझे कहीं जाके वहां रेसलिंग करना है, कुछ करना है. बट अपने आप को फिट रखने के लिए
एक ये लिख लिया। हाँ, ये सारी बेसिक, ये नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है, इसका नहीं है ये। एक डायबिटीज मेलाइटस की अगर हम बात करें तो डायबिटीज पेशेंट को प्रॉब्लम कब होती है, मॉर्निंग में या इवनिंग में? व्हेन पर्सन इज सफर्ड मोर, व्हेन पर्सन इज हैविंग बैड हैबिट्स द पर्सन विल सफर मोर। बैड हैबिट्स का मतलब है जब आप मॉर्निंग में उठते हैं, खाना खा लेते हैं, चाय पी लिया, खाना खा लिया, नाश्ता जो भी सब कुछ कर लिया, फिर पूरे दिन भर क्या करेगा? वर्क करेगा। अरे दिन में कौन सोएगा, काम तो कभी तो काम करेगा, पूरे दिन पर सोएगा, इतना कौन सा करोड़पति है? फिर होगा तो फिर वो अंबानी जैसा ही होगा, पैसे है पर कुछ कर नहीं सकते, सो हो काम करेगा। इससे क्या होगा, द वॉट एवर थिंग द पर्सन इज हेड, वो सारा मेटाबोलाइज हो जाएगा एंड दिस विल नॉट कोज एनी प्रॉब्लम। सो मॉर्निंग वाला खाना खाने से शाम को कोई इश्यू नहीं होता है, बट द मेन प्रॉब्लम इज दैट व्हेन यू आर ऑन वर्क यू कंप्लीटली टायर्ड, पूरी तरह से क्या हो गए, थक गए। टायर्ड होने के बाद घर पहुंचे और घर पे क्या किया, फुल दबा के मील खाया और खाने के बाद सीधा क्या हो गए, सो गए। दिस विल कॉज द मोर प्रॉब्लम इन डायबिटिक पेशेंट, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम करता है वो ये मील करता है, और इसीलिए बोला जाता है कि योर लंच शुड बी, योर ब्रेकफास्ट शुड बी इन अ हेवी फॉर्म। ब्रेकफास्ट हमेशा हेवी होना चाहिए, लंच इन नॉर्मल एंड डिनर शुड बी लाइट, क्योंकि रात को सोना है, एनर्जी नहीं चाहिए आपको। लेकिन हमारा होता है नो ब्रेकफास्ट और चाय इज द ब्रेकफास्ट विद ब्रेड एंड देन इन लंच भागते भागते वी हैव लंच जो मिलता है खा लिया, एंड इन इवनिंग इन नाइट टाइम वी हैव सफिशिएंट टाइम टू ईट फुल डाइट। और शाम को ही रखते हैं हम, खाने वाला भी दुकान के रखते हैं तो शाम को रखते हैं फुल डाइट, शाम को भी, सुबह नहीं रखना है। सुबह हम आ ही नहीं पाते, शाम वाला फुल डाइट तो शाम को हम दबा के पूरा खाएंगे। सो वो आपकी हेल्थ को क्या कर रहा है, नेगेटिव इंपैक्ट कर रहा है, और ये आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहता है इन सारी चीजें। इसीलिए एवरी टाइम, एवरी डे आफ्टर हैविंग मील, जो मैं एक एक्सरसाइज करता हूँ और वो ये है साइकिल चलाना। मैं अभी भी रोज साइकिल चलाता हूँ, एवरी डे आई गो फॉर साइकिलिंग फॉर 1 आवर, हर दिन रोज शाम को। भले ही कितना लेट हो गया, अब मेरे पास टाइम है नहीं है, फिर भी मैं 1 घंटा क्या करूंगा, भले ही पैर दर्द करे कुछ भी करे, साइकिल चलाते हैं। उससे क्या बेनिफिट मिलेगा, जो शाम को मैंने खाना खाया वो मेरे को प्रॉब्लम नहीं करेगा सुबह, और मेंटेन रहेगा। यस, हाँ, करेले का जूस पीने से कुछ नहीं होता है, वो सब फालतू के चौचले हैं मार्केटिंग करने के, बेचने के। हाँ, करेले के जूस पियो, चाहे कोई से भी जूस पियो, वो पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अपने आप को हेल्दी रखोगे तो। वो, हाँ, मैं वही बताता, दो टाइप के लोग, ये सारा जो मैंने बताया ना ये सारा आप लोगों के लिए था, हम जैसे मिडिल क्लास लोगों का शेड्यूल था। एक होते हैं अमीर लोग, वो क्या करते हैं, एक होते हैं अमीर लोग, वो क्या करते हैं, दे विल ऑर्डर बर्गर, दे विल ऑर्डर पिज्जा, पता नहीं और क्या क्या करेंगे, मंगाएंगे, खाएंगे। अब आज तो ज्यादा कैलोरी खा ली, अब क्या करना पड़ेगा, जिम जाना पड़ेगा। फिर वो वहां जाके जिम कर रहे होते हैं। अरे ऐसी नौबत क्यों आएगी, जब घर के झाड़ू पोछे कर लो थोड़ी देर, वैसे ही हो जाएगी कसरत है। 4 बार हाथ ऐसे घुमाओगे, सारा काम हो जाएगा एक ही बार में। घर पे रखा हुआ है झाड़ू पोछे के लिए वो दूसरी बाइक को, आप उससे काम करा रहे हैं, फिर शाम को जाके वहां जाके वो उनको ऐसे ऐसे कर रहे हैं। ऐसे अच्छा झाड़ू पोछा ले लो हाथ में, वो ऐसे ही सब एक्सरसाइज हो जाएगी, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस, नेक्स्ट मूव करें, ट्रॉक्लियर, द नेक्स्ट नर्व इज ट्रॉक्लियर नर्व। सो इट इज द फोर्थ क्रेनियल नर्व, it is the fourth cranial nerve, and it is also a motor nerve. It is responsible for the motor movement of eye muscles, that is superior oblique muscle, and it is very easy to remember. It is SO4. SO4 means superior oblique muscle, number is movement done by the fourth cranial nerve. जो fourth number की cranial nerve है वो क्या करती है, movement कराती है. So SO4 superior oblique, which is responsible for the movement of which is moved by the fourth cranial nerve, that name is trochlear nerve. So this is the trochlear nerve, is a motor nerve and the smallest cranial nerve. Which of the following is the smallest cranial nerve? Answer should be trochlear nerve, and only cranial nerve to emerge dorsally from the brain stem. Very important. ब्रेन स्टेम से कितनी cranial nerve राइज होती है? 10. मैं इस पे दिखाता हूँ. So this is like a brain stem. ये आपका क्या है? ब्रेन स्टेम है. This is the, ये आपका दो हम पढ़ रहे हैं, एक होता है डोर्सल और एक होता है वेंट्रल. जानते हो? वेंट्रल मींस आगे, डोर्सल मींस पीछे. सो ये जो सरफेस है, दिस इज द डोर्सल, दिस इज द वेंट्रल सरफेस ऑफ द ब्रेन स्टेम, एंड दिस इज द dorsal surface of the brain stem. All the out of 10, the 9 cranial nerve is arise from this ventral part of the brainstem, but only one cranial nerve which arise from dorsal part of the brainstem, that is trochlear. तो पीछे से आने वाली एक ही नर्व है और वो कौन सी आपकी, trochlear nerve. So it is only the single cranial nerve which arise from the dorsal from the brainstem. Next, it receive impulses from the primary motor area of the cerebral cortex and responsible for movement of superior oblique muscle. Superior oblique याद रहेगा, SO, and कौन सा नर्व है, फोर्थ, सल्फ्यूरिक ऑक्साइड होता है SO4, MgSO4 related. इट इज मूवमेंट डाउनवर्ड इनवर्ड, वो तो आपको सब, इसको नहीं लिखना, हमें नहीं पढ़ना, वो सर पढ़ाएंगे आपको. सो 4 नर्व कंप्लीट हो गई है, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्लोमोटर एंड द ट्रॉक्लियर क्रेनियल नर्व. नेक्स्ट,
मूव करें। नेक्स्ट इज द फिफ्थ क्रेनियल नर्व, वेरी इंपॉर्टेंट क्रेनियल नर्व, दैट इज द ट्राइजेमाइनल क्रेनियल नर्व। मूव करें। यस, नेक्स्ट the next one is trigeminal cranial nerve. This is the fifth cranial nerve. Trigeminal is a mixed, or it's a sensory or it's motor. It's a type of mixed cranial nerve, means it is a sensory as well as a motor, both। तो दो पार्ट होंगे इसके, एक सेंसरी ब्रांचेज होगी और एक आपकी मोटर ब्रांच होगी। इस नर्व की बात करें, इसको याद रखने की बात करें, तो ट्राई मींस होता है थ्री, ट्राई मींस थ्री। So this nerve has three branches. This nerve has three branches and the name of these three branches are given on the basis of location of this nerve. कहाँ पे ये नर्व है उसके बेसिस पे इसका नेम रखा गया है। The first trigeminal branch is supplying from upper eyelid to this upper part, जो भी है ऊपर तक स्कल्प तक, ये जो पार्ट है upper eyelid to लास्ट अपर पार्ट स्कल्प तक, इसके बीच में यहाँ जितना भी ये सेंसेशन है, ये पार्ट है, किसके पार्ट में आता है, फर्स्ट cranial trigeminal nerve, and this is near to the eyes, that's why it is known as ophthalmic branch। इसको हम क्या बोलते हैं, ophthalmic। second branch is from the lower eyelid to upper lips, in between these two, lower eyelid to upper lips, and this part is known as, this is mandible। और क्या है ये, so this is the maxilla bone। कौन सी यहाँ पे, maxilla bone, and that's why it is known as maxillary branch। second branch is maxillary, and third one is from the lower lips to the last जो आपका part है ये यहाँ तक, this is third one, and this part is mandible, this is the mandible। so third branch is mandibular branch। in our face only the one bone which is known as mandibular bone is the movable bone। बाकी सारी क्या है, fixed bone है, all are fixed, ये सारी क्या है, fixed है। this mandible is only the, जब हम मूवमेंट करते हैं तो कौन सा मूवमेंट होता है, मैंडिबल का होता है, मैक्सिला मूव नहीं करता, मैक्सिला फिक्स रहता है, मूवमेंट इज डन बाय द मैंडिबुलर ब्रांच। तो यह भी याद रखें कौन सी मूवेबल बोन है फेस में, तो आंसर होगा मैक्सिला ओनली। सो तीन ब्रांचेस, देयर आर थ्री ब्रांचेस ऑफ दिस नर्व, बिकॉज़ ऑफ थ्री ब्रांचेस दिस इज द लार्जेस्ट नर्व एंड इट इज अ मिक्स्ड क्रेनियल नर्व। फर्स्ट वन इज ऑप्थेल्मिक, it carries the impulses related to pain, pressure, vibration, touch, temperature from the forehead, scalp, upper eyelid, cornea, and transmit to the somatosensory area in parietal lobe of cerebrum। So this is the first branch of our trigeminal nerve। क्लियर है ये, यस। मूव करें आगे। आफ्टर एंडिंग दिस नर्वस सिस्टम कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। 13 लाइव बेच वाले, 13 लाइव का कौन है, 13 लाइव तो स्टार्टिंग से पहले दिन से है, 13 लाइव का फर्स्ट डे से, दो तीन ही है, बाकी सब बाद में आए हैं। ओके, जेनेटिक्स नहीं पढ़ाया आप लोगों को, अरे माइक्रो मेरी बात करो, वो तो पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे, डोंट वरी। कब स्टार्ट किया था बेच आपका, जनवरी में किया था। सो इसके बाद हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे फिर, ठीक है, यस। अरे एग्री हो सब या नहीं, अंक तो पढ़ाना ही है, वो तो पढ़ा ही दूंगा मैं, जेनेटिक्स नहीं पढ़ना है, पहले अंक को पढ़ना है। सो सर का कितना बचा है पोर्शन कार्डिक में, एक क्लास, तो एक क्लास में हो जाएगा, फिर आई थिंक एक क्लास में स्केलेटल हो जाएगा, जो थोड़ा बहुत बचा है कुछ पार्ट, तो दो क्लास सर और लेंगे। आफ्टर दैट दे विल स्टार्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम, और उसके बाद हनुमान सर भी तब तक कर ही देंगे कुछ तो है, क्या नहीं हुआ, मॉर्निंग क्लास लगाए, मॉर्निंग में हम प्लान कर रहे थे, लेकिन सर ने बोला कि अभी गर्मी बहुत ज्यादा, 2-3 दिन वेट करो, ऐसा मुझे बोला गया था, है नहीं, शाम को लेते रहेंगे। सेकंड वन इज this is the maxilla, so maxillary branch, second branch is the maxillary branch, maxillary trigeminal, it is also the sensory branch, and it carries impulses from the orbital, lower orbital, nose, cheeks, upper lip, upper gum, salivary gland, upper teeth, and transmit to the parietal lobe in the somatosensory area। So first ophthalmic and second one is maxillary, both are sensory only, but the third branch which is mandibular branch, it is sensory as well as motor। इसकी दो ब्रांचेज होगी, एक सेंसरी ब्रांच और एक आपकी मोटर ब्रांच, तो उसकी हम बात करेंगे अभी नेक्स्ट थर्ड के साथ में। क्लियर है, व्हाट इज बायोट्स रेस्पिरेशन, व्हाट इज बायोट्स रेस्पिरेशन, सुना है, बायोट्स रेस्पिरेशन एंड चाइन स्टॉक रेस्पिरेशन,
क्या सुना है बताओ, नाम ही बस नाम सुना है सर. Yes. So these two are the abnormal type of respiration. These two are a abnormal type of respiration which is mainly present when the person is suffering with increased ICP. Person is suffering with increased ICP and a classical presentation which is known as Cushing triad. सुना है, बहुत बार एग्जाम में आया भी है ये. और इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे आईसीपी तब आएगा वो कुशिंग ट्राइड क्या होता है. सो कुशिंग ट्राइड इज अ collection of three symptoms, collectively three symptoms known as Cushing triad. The first one is widened pulse pressure, second one is bradycardia, and third one is abnormal respiration. And in abnormal respiration there are two types of abnormal respiration. One is Biot's respiration, second one is Cheyne-Stokes respiration. So what is the Biot's respiration and Cheyne-Stokes respiration? पता है? यस सर, बस आगे छोड़ दे फिर, मैं वैसे आगे पढ़ाऊंगा. मूव करें, ये लिख लिया. मैं दो ग्राफ बनाता हूं आपके लिए. कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ पे ये बीच में. So there are two types of respiration. One is Cheyne-Stokes respiration and second one is Biot's respiration. इसमें आप देखेंगे तो स्लोली जो आपका डेप्थ है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है. और यहाँ पहुंचते पहुंचते क्या हो गया, एपनिया. फिर वापस यही स्टार्ट होगा. इट विल बी अगेन लाइक दिस, सेम ऐसे धीरे धीरे कम होता जाएगा. ऐसे ही ग्राफ बनेगा. सो जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, इट विल बी लुक लाइक दिस. ओह सॉरी, इट विल बी लाइक दिस अगेन. जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो कैसा बनता है, ये ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा. So this is the period of respiration, this is an apnea. Again respiration, apnea. Here, this is the respiration period, apnea. Respiration period, apnea. These two are the Biot's respiration and Cheyne-Stokes. In first, in दोनों में अगर difference की बात करें, first difference is the Cheyne-Stokes respiration is a irregular types of respiration, but the Biot's respiration is a regular type of respiration because the depth is regularly maintained same. In Cheyne-Stokes respiration, the condition which is characterized by hyperapnea with apnea, this is known as hyperapnea with apnea. पेशेंट यहाँ पे क्या करेगा, बहुत ज्यादा डीप ब्रीथ करेगा, देन स्लोली स्लोली किधर जाएगा, पहले स्टार्ट करेगा तब फिर रुक जाएगा, फिर वापस डीप से स्टार्ट करेगा, फिर धीरे धीरे नीचे जाएगा, फिर रुक जाएगा. दिस इज नोन एज Cheyne-Stokes respiration. But in case of this Biot's respiration, the person will have deep regular respiration with apnea. Deep regular respiration with apnea. This is known as Biot's respiration. So दोनों respiration I think आपको clear हो जाना चाहिए. And ऐसा normal human being में नहीं होता, उसमें apnea नहीं आता. In normal human being there is no apnea. The respiration should be regular and continuous. यहाँ पे regular हो रहा है लेकिन apnea आ रहा है और deep breath है. तो हम normally deep breath हर time नहीं करते हैं. We are only deep breathing when body required. In this situation, person is continuous deep breathing with the periods of apnea. That's why it is known as Biot's respiration. चलो next आगे. This is something different. Trigeminal nerve का third branch. This is the mandibular trigeminal which has two parts. Sensory branch same from the lower part, lower teeth, chin, jaw, pin of the ear and transmit to the parietal lobe. This is for sensory sensation. मूव करें. मूव करें. There are two things in front of you. Which one you will select? One is easy to do. Second one is right to do. Which one you will select? This is just for telling, बोलने के लिए we will select right to do. But every time we are selecting easy to do. Yes or no? And the best example is there are 4 chambers in your heart. That is easy to do or right to do? That is easy to do. The difficult thing is, क्या difficult है? जो 4 चेंबर नहीं पढ़ाते वो है आपके लिए right to do. So दोनों के अंदर क्या difference है? What is easy to do and what is right to do? When the things are easy to do, that is not right to do. जो आपको easy लगती है वो करना सही नहीं है. And the things which is right to do,
दैट इज नॉट इजी टू डू। जो आपको लगती है कि ये सही है वो कभी इजी नहीं होती, उनको करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इफ यू आर सेलेक्टिंग इजी टू डू तो आप लाइफ में कभी राइट नहीं कर पाएंगे, एंड इफ यू आर गोइंग टू राइट टू डू तो आप उसको कभी इजीली अचीव नहीं कर पाएंगे। आपको बहुत गर्मी होगी जैसे अभी हो रही है, यस, पसीना बहाना पड़ेगा तभी वो सक्सेस आपको मिलेगी। इसीलिए सेलेक्ट वो करें जो आपके लिए कुछ लेके आए, जिससे कुछ रिजल्ट मिले। बाकी आपके हाथ में है डिस्कस करना है, डिसाइड करना है। हर बार ये दो ही आ रहा है, हर बार दो ही थिंग्स आ रही है। एक और आ रहा है डिस्कस एंड डिसाइड। आप लोग क्या करते हो, डिस्कस करते हो, डिसाइड करते हो? इन लाइफ आइदर यू कैन डिस्कस और यू कैन डिसाइड, यू कैन नॉट गो फॉर बोथ। लाइफ में आप दोनों के लिए नहीं जा सकते, आइदर यू कैन डिस्कस और डिसाइड। इफ यू आर गोइंग फॉर अ डिस्कशन यू विल नेवर बी डिसाइडेड, आप कभी डिसाइड नहीं कर पाओगे लाइफ में। एंड इफ यू आर ऑलरेडी डिसाइडेड देन नो नीड टू डिस्कस। अगर आपने डिसाइड कर लिया तो फिर डिस्कस करने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, उसको बस करना है, वही आपके पास ऑप्शन होना चाहिए। इसीलिए डिस्कस ना करें किसी से अपने डिसीजन को लेके। टॉपिक डिस्कस करने हैं वो छोड़े नहीं है, मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं ये करूं, उससे क्या पूछ रहे हो? वो खुद ही कंफ्यूजन में है, उसको ही नहीं पता कि ये करूं वो करूं। आप उससे जाके बोल रहे हैं ये कर ले, सही है, हाँ सही कर ले तो उसको खुद को नहीं पता है। यस, चले आगे नेक्स्ट। कल मैंने वो एक उसमें एक छोटी सी स्टोरी बताई थी, आप लोग देखा नहीं आप लोगों ने? बताने से मतलब नहीं है, जब आप देखते नहीं हो तो क्या बताना। सो एक बच्चा जो है, हाँ बच्चा जो है मुंबई जा रहा है, सुना है? जिन्होंने देखा उन्होंने सुना होगा, कल ही बताया मैंने। मुंबई जाता है और ये बात जो है गांव में फैल जाती है कि उनका बेटा मुंबई जा पास बैठते हैं कि हाँ जा तो रहा है, पता नहीं वहां है, और वहां जाके बिगड़े हुए लोग कि ये मेरा बेटा है बिगड़ ही जाएगा। और इसका मीनिंग ये है कि ऑलवेज बिलीव वहां जाके क्या बिगड़ेगा, अपनी फैमिली मेंबर तो हम रहेंगे। और सर बन के प्राइमरी मोटर जाऊंगा बहुत ही जल्दी अक्टूबर में, जब आपका मेंस हो जाएगा। मोटर this receive impulses from primary motor area of the frontal lobe and responsible for movement of muscle of mastication, the muscle named by master muscle, सुना है? muscle of mastication and tick muscle related disorder is very important, trigeminal neuralgia. Trigeminal is related to the trigeminal nerve, and neuralgia is having two words, one is neura means nerve, algia means pain, nerve pain. So it is a type of pain disorder, and person will have a severe pain in this trigeminal nerve or the branches of the trigeminal nerve. We'll discuss in detail about this disease later on, जब हम disease portion पढ़ेंगे तब मैं पढ़ाऊंगा ये trigeminal neuralgia क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में आगे मैं पढ़ाऊंगा पूरा आपको trigeminal neuralgia. So this is the fifth cranial nerve, trigeminal nerve. Next, sixth is the abducens nerve, and the sixth cranial nerve is again for your eye muscle movement, आंखों की मसल्स को मूव कराने के लिए। मूव करें, मूव करें। नेक्स्ट, sixth cranial nerve, trigeminal nerve, then next is the sixth cranial nerve, abducens. So it is the sixth cranial nerve and it is responsible for the movement of lateral rectus muscle, LR6. दो याद रखना आपको, SO4 and LR6। बाकी जो बची है वो सारी किसकी है? थर्ड cranial nerve की। lateral rectus, LR4, lateral rectus move by the sixth cranial nerve and superior oblique move by the fourth cranial nerve. So abducens nerve, it is the motor nerve responsible for eye movement of lateral rectus muscle of eye. So ये sixth cranial nerve आपकी complete. Now we have the seventh cranial nerve, which is also very important related to exam. That is facial cranial nerve. It is really hot. नहीं आती है? कोई नहीं, आपके एक और पंखा लगवाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, दिस अदर मैनेजमेंट जो है वो मेरे हाथ में नहीं है, ये सारा और कुछ नहीं है। लेकिन here the meaning half from the seventh facial nerve. Facial nerve, a very important question जो every time exam में आता है।
दैट इज फेशियल पाल्सी और बेल्स पाल्सी, सुना है? फेशियल पाल्सी और बेल्स पाल्सी. So this is the disorder which is related to the seventh facial nerve. Facial nerve is a which type of nerve? It's a motor as well as sensory both. So facial nerve is a mixed nerve. Sensory branch ये पूरा आपके फेस के जितने भी आपके जो भी ऊपर नीचे टंग जो मूवमेंट करती है, पहले ही बताया था आई थिंक मैंने. Yes, anterior two third of the tongue and transmit to the impulses to the taste area to the in parietal lobe. So हमने टंग को दो पार्ट में डिवाइड किया था. This is the anterior two third and this is the posterior one third. Anterior two third is through the seventh cranial nerve and posterior one third through the ninth cranial nerve. This is the sensory part जो हम बात कर रहे हैं. As well as we already discussed about this. Tip is sweet, lateral part is sour, and posterior one is bitter taste. So in case of damage in the seventh cranial nerve, person will lose the sweetness and sourness, taste of sweet and taste of sour, but person will have the bitter taste. Bitter पता चलेगा, बाकी पता नहीं चलेगा. ये किसको इंडिकेट कर रहा है? Damage to the which nerve? Seventh cranial nerve. This is the sensory branch. Then motor branch. Motor branch is movement जो आपका facial expression, gesture, posture जो भी आप बनाते हो वो सारे. वो करें. Next is motor branch of this facial nerve. अरे हो गया. Next, the motor branch impulses received from primary motor area and responsible for the motor movement or muscle movement of facial expression. Imagine a person with lack of facial expressions, जिसके पास facial expression ही नहीं है. It's a person like a कैसा दिखेगा? Mask like face देखने को मिलता है. Mask like face जैसा पोस्टर में होता है वैसा हो जाएगा. So that type of condition will be there in case of this nerve damage, seventh cranial nerve. So आपने देखा होगा, it's a very common. Eyes नीचे आ जाती है, ये पूरा लेस ऑफ यहाँ पे एक्सप्रेशन खत्म हो जाता है, नेजोलेबियल फोल्ड एंड हो जाता है, कॉर्नर ऑफ द माउथ नीचे आ जाएगा. सो दीज आर द कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ दिस नर्व डैमेज, बेल्स पाल्सी के कॉमन सिम्टम्स. पोस्टर से मुझे कुछ याद आता है, एक वर्ड दैट इज नोन एज इम्पोस्टर सिंड्रोम. सुना है? इम्पोस्टर सिंड्रोम. व्हाट इज इम्पोस्टर सिंड्रोम? डेल्यूजन ऑफ इम्पोस्टर सिंड्रोम और डेल्यूजन ऑफ डबल्स. पता है आपको क्या है? डबल डबल दिखता है. So it is a type of delusion and it is mostly present in spouse, male or the husband or wife. ये सिर्फ किसमें होता है? Husband wife में होता है. Either husband is suffering with this problem or the wife is suffering with this problem. Like wife is suffering with this problem. Wife is having imposter syndrome or delusion of double. Imagine this, ये house है, यहाँ wife अंदर है और उसको क्या हो रखा है? Imposter syndrome हो रखा है. The person जो शाम को घर आएगा and वो ring करेगा, bell करेगा. The wife open the door and ask to that person, who are you? The person is saying that I am your husband. मैं आपका husband, आपका पति. No, you are not my husband. You are looking like my husband because you are having a, होता है वो फिल्मों में लगा था मास्क, आपने एक मास्क लगा रखा है और उसकी वजह से मेरे हस्बैंड की तरह दिखते हो. रियलिटी में यू आर नॉट माय हस्बैंड, यू आर समथिंग एल्स हु इज लुकिंग लाइक माय हस्बैंड. ऐसे डिसऑर्डर को हम क्या बोलते हैं? डेल्यूजन ऑफ डबल्स और इम्पोस्टर. द वाइफ और द मेल पर्सन इज हैविंग अ फॉल्स फिक्स बिलीफ दैट समवन इम्पोस्टर, समवन को इम्पोस्टर यानी जैसा हूबहू दिखने वाला इम्पोस्टर इज मेरे घर पे आता है और मुझे बोलता है मैं क्या हूं आपका हस्बैंड हूं. दैट इज नोन एज डेल्यूजन ऑफ डबल और इम्पोस्टर सिंड्रोम. याद रहेगा. नेक्स्ट related disorder is the facial palsy or Bell's palsy. In case of facial palsy or Bell's palsy, you have to be very much aware because if you give the treatment on time, the person will recover completely. But if you not give the treatment on time, the person will not recover. And the only definitive management for this disease is high dose of corticosteroid. आगे मैं पढ़ाऊंगा. Person will receive a high dose of corticosteroid because this disorder is a type of disease which is occurs due to an autoimmune attack in our body. And your primary responsibility is immediately suppress your immune system, otherwise your nerve will completely damage and person will have face like this permanently. Immediately हमें क्या करना है? पेशेंट को high dose of
कोर्टिकोस्टेरॉइड विद इन 48 टू 72 आवर्स, उसके अंदर अंदर हम हाई डोज ऑफ कोर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं पेशेंट को, और वो रूटीनली 7 डेज तक चलता है, जो आगे हम पढ़ेंगे वन बाय वन डिटेल में स्टडी करेंगे इसके बारे में. द एट्थ क्रेनियल नर्व इज ए vestibulocochlear nerve. This is the nerve which is mostly liked by many of drugs. ड्रग्स की पहली चॉइस कौन सी नर्व है? द एट्थ क्रेनियल नर्व, वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व, बिकॉज मल्टीपल ड्रग्स डैमेज दिस एट्थ क्रेनियल नर्व. सुना है आपने? फॉर एग्जांपल vancomycin, very well known for damage to eighth cranial nerve. All the aminoglycosides, very well damage to, very well known for this ototoxicity. The erythromycin, azithromycin, clarithromycin, this is known as macrolides. These are also very well known for this nerve damage. Then a very important group is lincosamide group of drug, clindamycin and encomycin. These are also the drug which damage at the cranial nerve. In our chemotherapy भी damage करती है. In our chemotherapeutic agent will also attack on the eighth cranial nerve and they will cause damage to this nerve. So multiple group of drugs damage the eighth cranial nerve. And इसी वजह से ये ड्रग, ये नर्व सब स्पेसिफिकली किसके लिए जानी जाती है? ड्रग्स के लिए. आप इसको जब भी पढ़ाई करते हैं ड्रग्स में बहुत बार ये नर्व आएगी. अगर आपने फार्मा पढ़ी है तो. पढ़ा है? कोई बात नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ाऊंगा मैं. Next, it is a sensory branch and it having two branches. One is the vestibular branch and second one is cochlear branch. Carry impulses related to posture and balance via vestibular branch and hearing via cochlear branch to the acoustic area in your temporal lobe. Deafness हो जाएगा, ataxia हो जाएगा पर्सन में, deafness और ataxia. बताइए. That is glossopharyngeal nerve. Ninth cranial nerve is glossopharyngeal nerve. लिख लिया? Next is glossopharyngeal nerve. मैं लिखा? Ninth name में लिखा हुआ glosso. Glosso means it is a mixed nerve. One is the motor and second one is sensory. Sensory branch carries impulses related to taste from part हम पढ़ेंगे इसके. So next is the glossopharyngeal nerve. It is a mixed nerve. One is the motor and second one is sensory. Sensory branch carries impulses related to taste from the posterior one third of tongue. अभी बताया था? This is the tongue posterior one third. यहाँ पे ये sensation कौन लेके जाएगा? This ninth cranial nerve. And the person is having damage in this nerve. The person will lose the bitter taste. आपका bitter taste क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, पता नहीं चलेगा. And that will be good for you. कोई इश्यू नहीं है. बिटर भी खिलाएंगे तो भी खा लोगे बाद में आप. कोई प्रॉब्लम नहीं. आने दो, आज तो जो है सब आने दो. नेक्स्ट, इन मोटर ब्रांच फेरिंजियल पार्ट ऑफ द बॉडी, फेरिंग्स स्पीच के लिए जो रेस्पॉन्सिबल मसल्स है उसको मूव करने में आपकी हेल्प करता है. सो स्पीच वाला एरिया कहाँ है कंट्रोल करने के लिए? स्पीच. सो देयर आर टू एरिया इन आवर ब्रेन. वन इज ब्रोकास एरिया एंड सेकंड वन इज वर्निक्स एरिया. ब्रोकास इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मोटर स्पीच और एक्सप्रेसिव स्पीच एंड वर्निक्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेंसरी स्पीच और रिसेप्टिव स्पीच. पढ़ा दिया था डिटेल में ऑलरेडी. सो मूव करें आगे. नेक्स्ट, वो करें. सबसे अच्छी नोट्स कौन लिखता है? अरे मेरे पास तो नोट्स ही नहीं है, तभी पूछ रहा हूं मैं. हैं? अरे उसको रहने दो बेचारे को. शिवानी कौन है? शिवानी? हाँ, श्वेता के पता नहीं. कल मैं कुछ देख रहा था ऐसे ही. मैं रील्स नहीं देखता हूँ. आई डोंट बिलीव इन रील्स, वाचिंग रील्स, बट फिर भी मैं ऐसे ही देख रहा था कुछ. हाँ बनाते हैं पर देखते नहीं है. सो पता नहीं श्री सर का, आई डोंट नो. तो वहां पे किसी के कुछ नोट्स थे, पता नहीं. मैंने उनको 2-3 दिन पहले भी, वो मेरे उसमें यूट्यूब में देखता हूँ, कभी भी इंस्टाग्राम नहीं चलाता, यूट्यूब चला, उसमें भी आता है ऐसे. तो वहां पे किसी ने थे, वहां पे ऐसे स्पाइनल कोड बना रखा ब्रेन. मैंने कहा ये ऐसा ही तो मैंने कुछ बनाया था. किसने बनाया? कौन थी वो? और नाम तो ठीक था. ऑनलाइन है? नहीं नहीं, इट इज नॉट ऑनलाइन. ऑफलाइन स्टूडेंट्स है कोई ना कोई तो. कलर कुछ ऐसा मेंशन किया था, कलरफुल कुछ, पता नहीं क्या लिखा, मैं भूल गया अभी. नहीं है, कोई नहीं है. मोनिका है.
स्पाइनल कोड था और कुछ ब्रेन का कुछ था, पता नहीं क्या था, वो रुकता नहीं है, वो दिखता ऐसे में किया पर पोज भी नहीं होता है वो, पता नहीं चल जाता है। चल कोई नहीं, नेक्स्ट। स्क्रीनशॉट मुझे कोई पढ़ना थोड़ा, मैं नहीं पढ़ाया वैसे ही। नेक्स्ट आगे, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। सो मोटर ब्रांच, सेंसरी ब्रांच, देन नेक्स्ट वी हैव द मोटर ब्रांच। मोटर ब्रांच की बात करें, it receive impulses from the Broca's area of the frontal lobe of cerebral cortex and responsible for the movement of muscle of speech like pharynx, larynx और trachea. So हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में जब हमने डिवाइड किया था, all the motor movement done by the primary motor area except this speech muscle का जो movement था वो हमने पढ़ा था, that is done by the Broca's area and Wernicke's area. So उसी के लिए एक responsible nerve है, वो कौन सी है? Glossopharyngeal nerve. It is the ninth cranial nerve. Motor branch of this nerve help in the speech. Next. So कल टेस्ट है और बिल्कुल आप लोग आए, इनवाइटेड हैं आप टेस्ट के लिए, अच्छे से पढ़ के आए। इफ यू हैव एनी डाउट अभी भी आप पूछ सकते हैं। यस नहीं आना है, कम्युनिटी कम्युनिटी को रहने दो, उसको नहीं देंगे। आई पर्सनली डोंट लाइक कम्युनिटी, आई रियली डोंट लाइक कम्युनिटी। कम्युनिटी इज अ सब्जेक्ट व्हिच रिक्वायर्ड डिक्टेशन। डिक्टेशन डिक्टेट करना मींस रटना, रटना पड़ता है उसमें, यस और नो? वैसे मैं तो रटता नहीं हूँ, फिर भी मैं उसमें कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लिया करता था पहले, अब पता नहीं क्या होगा, और इसीलिए मैं कम्युनिटी पढ़ाता भी नहीं हूँ, सर पढ़ाते हैं और सर नो वेरी वेल, बट आपको भी छूट उस कल के टेस्ट में कम्युनिटी की। कम्युनिटी के क्वेश्चन नहीं आएंगे, बस किसके आएंगे? जो सर अनुमान सर ने जो भी पढ़ाया है, जो रिसर्च चैट में जो भी पढ़ाया, आई डोंट नो, एंड कार्डियक सिस्टम में सर ने जो भी पढ़ाया है, और हमारा तो आएगा ही आएगा। हमने जो भी पढ़ा है वो पढ़ के आना है आपको, फ्रॉम ब्रेन, ब्रेन से लगा कहां तक, आज जब कब, अभी तो टाइम है, आज जहां भी खत्म होगा। नेक्स्ट, इन ग्लोसोफेरिंजियल वन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज a term which is known as gag reflex. सुना है? What is gag reflex? What is gag reflex? So whenever you have any foreign body or anything near to your upper respiratory tract, you will have a big flow, आपको तुरंत बाहर निकल जाता होता है। This is gag reflex and ये होना चाहिए, it is a protective sign, it is a protective things जो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है टू प्रिवेंट एस्पिरेशन ऑफ एस्पिरेशन, एस्पिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए। सो क्वेश्चन आता है कि गेग रिफ्लेक्स इज अ रिफ्लेक्स ऑफ व्हिच क्रेनियल नर्व? 8th 9th 10th 11th, so it is the reflex of 9 as well as 10, both, not only 9, also 10, but primary by the 9th cranial nerve, glossopharyngeal. So gag reflex, reflex of cranial nerve 9 especially, and also cranial nerve 10. About this gag reflex, multiple exam questions आते हैं, because it is a protective things, but in case of effect of anesthesia, in case of effect of anesthesia, when you are given GA, GA का मतलब general anesthesia, not in spinal, in general anesthesia, this gag reflex is lost. ये क्या हो जाता है? Loss हो जाता है। In effect of this general anesthesia, the person does not have gag reflex, and when person is having absence of this gag reflex, and at that time, if you are having some liquid or some food, and due to any reason if it is going in your trachea, अगर आपके ट्रेकिया में जा रहा है, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो आपके पास रिफ्लेक्स है वो प्रेजेंट नहीं होगा, और पर्सन उसको क्या कर जाएगा? एस्पिरेट कर जाएगा, and there will be a higher chance for developing respiratory difficulties, respiratory problem, or sometime person will have the death, choking and death also. That's why whenever a person is arriving after anesthesia, जिसको हम बोलते हैं post anesthesia care होती है, या फिर post operative care, post op, before giving anything, whatever liquid or solid, semi solid, thick liquor, liquid जो भी दे रहे हैं आप, before breaking or giving anything, breaking NPO और NBM, both are same. NPO का मतलब होता है nil per oral, nil by mouth, both are same. So before breaking this NPO, you should assess the patient gag reflex. If patient is having gag reflex, then you can start the oral food, and if the gag reflex is still absent, you will not start food to the patient, otherwise patient will have the risk for एस्पिरेशन। तो जब भी सर्जरी के बाद पेशेंट आता है और अगर आपसे पूछे कि पेशेंट को खाना देना है, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, तो आंसर क्या है? असेस फॉर गैग रिफ्लेक्स। एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, एज ए नर्स, एज ए सुपरवाइजर नर्स, यू आर पोस्टेड इन अ वार्ड एंड अ स्टूडेंट नर्स is preparing a room for not newly, a just operated patient, just after post op patient arriving in your ward, आपके वार्ड में आ रहा है पोस्ट ऑप के बाद में, and you are preparing bed for that patient. जो स्टूडेंट नर्स था उसने प्रिपेयर कर दिया। आफ्टर प्रिपरेशन the supervisor nurse is observing the room, which of the following things or the statement is a wrong statement, or which of the following is required further education to the student nurse? किसमें आपको स्टूडेंट नर्स को फर्दर एजुकेट
करना होगा। एंड द ऑप्शंस आर ए ऑक्सीजन फ्लोमीटर विद ऑक्सीजन फेस मास्क जो बेड साइड पे रखा उसने। सेकंड थिंग सक्शन चेंबर विद यंगपुर पाइप सक्शन जो है उसने आपने लगाया। थर्ड थिंग वाटर बोतल क्लोज वाटर बोतल विद a empty glass on the bedside locker. And D an emergency tray which having ET tube or whatever things which are required for intubation. So which statement is required further education for the student nurse? So यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दिस होल थ्योरी। वहां पे डायरेक्ट नहीं पूछा है कि आप पेशेंट को खाना देने से पहले क्या करोगे। क्वेश्चन इनडायरेक्टली आपसे ये जानना चाह रहा है कि यू हैव द नॉलेज और नॉट। सो व्हिच इज द डेंजरस थिंग इफ यू आर कीपिंग अ वाटर बॉटल विद अ ग्लास नियर टू द पेशेंट bed, it may be patient is in drowsy or unconscious state, patient will take the bottle and drink the water, or it may be possible the relative वो भी पिला सकते हैं, उन्होंने सोचा होगा पानी पड़ा है तो पिलाई दो, क्या फर्क पड़ रहा है, बोला तो है नहीं पानी तो है तो पिला दो। So this is the wrong statement or this is the wrong thing which done by a student nurse, because just after post operative period you cannot break the NPO without checking gag reflex, otherwise person will have this type of problem. This is the gag, हाँ खांसी है वही gag reflex होता है। वो करें next related disorder aphonia. Aphonia means lack of, this is aphonia, this is dysphonia not aphonia. When person is having difficulty in speech related to larynx or vocal cord, that is known as dysphonia. And when person is having lack of speech related to vocal cord, that is known as aphonia. So because of the injury in this glossopharyngeal nerve or in the vocal cord, person is not able to produce speech, and that problem is known as aphonia. So this is the ninth cranial nerve, glossopharyngeal nerve. The next is the vagus. Yes, ये रजनी जो है आंसर दे रही है, रजनी आंसर दे रही है। जो मैंने क्वेश्चन पूछा था वो वीडियो किसने डाला, वो कह रही है सर मैं भी रोज देखती हूँ। सो दैट स्टूडेंट नेम आल्सो उन्होंने पुट किया है, एंड द नेम ऑफ दैट स्टूडेंट इज शी इज फ्रॉम महाराष्ट्र, एंड द नेम ऑफ दैट स्टूडेंट इज आकृति। हु इज आकृति? आकृति इज देयर। हाँ देखो वो इधर ही है, बोल नहीं रहे वो। सो मैंने देखा था आपका वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट मूव करें आगे। यस नेक्स्ट इज, अरे आप लोग भी देख सकते हो, डोंट वरी, आप लोग मेरा वीडियोस देख सकते हो, उनका नहीं तो डोंट वरी। मैं वैसे वीडियोस डालता नहीं हूँ कुछ भी, नहीं नहीं कोई मैं वीडियोस नहीं डालता हूँ। हाँ चलो नेक्स्ट, अब इधर आ जाओ। सोशल मीडिया इज वेरी बैड थिंग, और अभी आपको क्या करना है, अभी सिर्फ आपको पढ़ाई करनी है, बाद में रोज डालना। आज सुबह देखो मैं ड्यूटी जा रही हूँ, अब आ रही हूँ, अभी मैं खाना बना रही हूँ, अभी खा रही हूँ, सब डालना बाद में। अभी क्या करना है, पढ़ाई कर रहे हो उसके लिए वीडियो बनाने का। वेगस, वेगस इज द पागल, मेड, आवारा, नॉटी, वंडरर, जो भी बोलो इसको, सारे इसी के पास है। सो ये वेगस नर्व is a very very important nerve in our body. Few point which you remember in about this vagus nerve, that is the first thing is it is a parasympathetic nerve. It is a parasympathetic nerve. This is a parasympathetic nerve. When we are discussing about the parasympathetic nerve, which system is related to parasympathetic nerve? The cholinergic system or the adrenergic system? Which system? Cholinergic system. So it is a cholinergic nerve. Cholinergic nerve. Which neurotransmitter work on this cholinergic system? Acetylcholine. So it is also known as acetylcholinergic nerve. Next, acetylcholine bind on this cholinergic system and stimulate them to produce parasympathetic action. Sometime we required to block this system. Parasympathetic को क्या करना होता है, हमें ब्लॉक करना होता है, because like in case of bradycardia heart rate बहुत कम है, means parasympathetic is overstimulated and you need to block them. और इसको ब्लॉक करने के लिए हम किसके साथ जाएंगे? So cholinergic का अपोजिट क्या हो जाएगा? एंटी cholinergic nerve, not nerve, anti cholinergic system, anti cholinergic, and anti cholinergic drug is atropine. Very good, atropine sulfate. So ये सारा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी क्वेश्चन भी था, when you are giving atropine sulfate to a person
The atropine sulfate block the action of which nerve? Your answer should be vagus nerve. अब ये आंसर यहाँ से घूमता घूमता पूरा यहाँ पहुंचा है, याद हो गया? It block the action of vagus nerve by blocking which system? Cholinergic or parasympathetic system? Cholinergic or parasympathetic system. So it block the parasympathetic system or it block the cholinergic system and it block the action of vagus nerve. Vagus nerve parasympathetic को stimulate करके heart rate को क्या करती है? Decrease. When vagus nerve is blocked, then heart rate will increase. और वही तो करना है जब ब्रेडिकार्डिया हो रखा है, तो याद रहेगा वेगस क्या है। वेगस इसके बारे में यहाँ बहुत कुछ लिखा होगा पर आपको नहीं लिखना है, आपको एक दो पॉइंट लिखना है। द वर्ड वेगस इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड वेगाबॉन्ड व्हिच मीनिंग वेंडर। वेंडर जानते हो? वेंडर कौन होते हैं? जो गली गली घूम के बेचते हैं, सामान बेचने वाले होते हैं। बचपन में आते थे गुड़िया के बाल ले लो, ये वो गम वैसे आता था, पता नहीं वो क्या क्या बनाता था, ऐसे आकृतियां बनाते बनाते खिलाता था, वो भूल गए? और वो एक ऐसे लगाता पूरा, एक उसका लगा रहता था ऊपर, एक डंडे के ऊपर, फिर आप बोलते कि आज ये बनाओ तो वो ऐसे निकालता, ऐसे ये करके बना के लग गया। हाँ, जो भी मैंने खाया पता नहीं, आई डोंट लाइक। सो वो जो पर्सन्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वेंडर। वेंडर घूमने वाले, इधर उधर घूमने वाले। ये वेगस नर्व, दिस इज द वेगस नर्व इज आल्सो लाइक अ वेंडर। इट इज वंडरिंग इन योर बॉडी इन एवरी पार्ट। जहां भी जाओगे कौन मिलेगी? वेगस नर्व। इन एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी यू विल हैव द वेगस नर्व, and that's why everywhere you can stimulate the vagus nerve. vagus stimulation हम कहीं से भी कर सकते हैं बॉडी में। there are multiple ways to stimulate the vagus nerve, इसलिए इसका नाम क्या रखा? वेगस, which is related to Van Rupp। याद रहेगा? next, vagus nerve is also known as naughty nerve, which is a mixed nerve। naughty nerve है, बदमाश nerve है, इधर उधर जाके कहीं ना कहीं मस्तियां करती रहती है। so sometime in a exam question में आता है कि person is suffering with arrhythmia, what is the primary management for this arrhythmia if minor arrhythmia is there? firstly क्या दोगे? एमिट्रोन, कोट्रोन और सीपीआर और डिफेब। so whenever person is suffering with a mild arrhythmia or a low level of arrhythmias, in this situation we will not go for any medical management or any type of this CPR or any this thing. We will go for the first is vagal stimulation। हम किसके लिए जाएंगे? vagal stimulation करेंगे। for the vagal stimulation we have few things, we have few points in our body। the first one is carotid massage। these are the point which used to stimulate vagus nerve। first is carotid massage। you will start the massaging the carotid nerve, carotid vessels। when you are giving massage to the carotid part, it will attach to the vagus nerve and it will stimulate to vagus nerve। second is very important is the gag reflex। gag reflex, when you stimulate the gag reflex, it will stimulate your vagus nerve, and that's why it is very important to understand the concept of suctioning। whenever you are going for suctioning, if you are putting suction again and again for a long time of period, sometime person will have the bradycardia and person will undergo for the cardiac arrest also, and इसलिए time for the suction is limited, that is only for less than 10 seconds। so vagal nerve can be stimulated by stimulation of gag reflex, like putting suction catheter in your trachea। and the next way to stimulate the vagus nerve is anal reflexes or rectal reflexes that also stimulate the vagus nerve, and that's why it is very very important to understand whenever you are giving enema or going for rectal temperature, the rectal temperature and enema is completely contraindicated in pediatric patient as well as in cardiac patient, because this rectal or this enema and this rectal temperature may stimulate the vagus nerve and person will go undergo the bradycardia and may die। yes, and इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, मल्टीपल टाइम ऐसा क्वेश्चन ऐसा पेपर में आप पढ़ते हैं कि एक पर्सन वॉशरूम गया सुबह सुबह और उसके बाद वापस कभी नहीं आया। सुना ऐसा? बाथरूम के अंदर बहुत बार डेथ हो जाती है, स्पेसिफिकली दोज हु आर ऑलरेडी सफरिंग विद कार्डियक प्रॉब्लम और डायबिटीज मेलाइटस और द प्रॉब्लम विद एथेरोस्क्लेरोसिस और कॉन्स्टिपेशंस, ऐसे जो पर्संस होते हैं दे यूजुअली ऐसी न्यूज जो आती है उसमें, और उसका रीजन क्या है? आज का टाइम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज मोबाइल। आज का टाइम ऐसा है कि व्हेनेवर पर्सन इज गोइंग फॉर वॉशरूम, he or she will not go in the washroom without mobile phone। पहले एक ऐसा कॉन्सेप्ट था कि when person is going for washroom, he will take a बीड़ी or a cigarette with them, so they will defecate very easily। सुना था ऐसा? नहीं सुना? It is a very common concept in villages। गांव के लोग जो होते हैं वो without बीड़ी और cigarette they will not go for defecation, or even if it is not allowed in the washroom, then they will go first for smoking and then they will go for defecation, and there is a close connection between this smoking and this defecation। what is the connection between this smoking and this defecation? और स्मोकिंग करने से क्या होता है? स्मोकिंग, when person is going for smoking, the person will receive nicotine। what the person will receive? Nicotine, and this nicotine will bind on the nicotinic receptor, and the nicotinic receptor are part of which system? nicotinic receptor, nicotinic and muscarinic receptor बताया था, भूल गए?
These are the cholinergic receptor, and when nicotinic receptors are stimulated, cholinergic receptors will stimulate, and cholinergic system will stimulate. It will stimulate the parasympathetic, and when parasympathetic is overstimulated, person will have diarrhea, and that's why person will defecate very easily because it will increase the gastric motility. It will easily pass the stool. But the problem क्या होती है? Those person who are taking mobile phone inside the washroom and sitting on a toilet seat and watching reels or whatever they are watching, they forgot that they are sitting inside the toilet. वो भूल जाते हैं. And the anal sphincter is continuously contract and relax. That is the function of this sphincter. वो continuously relax होगा और क्या होगा? Contract होगा. And prolonged sitting in the washroom lead to stimulation of vagus nerve, and the person will have severe bradycardia inside the washroom, and sometimes the person will die inside the washroom. That's why prolonged sitting inside the washroom is very dangerous. It should be avoided, otherwise person will have the flight of next. आगे. It is a longest nerve. It is a longest nerve because it is present everywhere in the body. Next, that is a parasympathetic nervous system. तो ये मोटर एक्शन भी करती है और ये सेंसरी एक्शन भी करती है. आपकी बॉडी में हर एक पार्ट में जाएगी, वहां मोटर एक्टिविटी भी करेगी और वहां पे सेंसरी भी एक्टिविटी करेगी. Clear? Move करें. This is all about the vagus nerve. Next we have the two nerves. The 11th is accessory and the 12th is hypoglossal nerve. So next लिख लिए. ये नहीं लिखना, ये जो इतना सारा लिखा है, लिखा कि सारे ऑर्गन के पास जाऊंगी और मैं सेंसरी काम करूंगी, कर लिया इसने, और मोटर भी मैं सबके पास जाऊंगी और मोटर करूंगी, वो नहीं लिखना है. नेक्स्ट नर्व इज accessory nerve. Name itself indicating it's a type of accessory nerve. वो नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना, ये जो इतना सारा लिखा है, लिखा कि सारे ऑर्गन के पास जाऊंगी और मैं सेंसरी काम करूंगी, कर लिया इसने, और मोटर भी मैं सबके पास जाऊंगी और मोटर करूंगी, वो नहीं लिखना है. नेक्स्ट नर्व इज accessory nerve. Name itself indicating it's a type of accessory nerve. यानी nerve is not accessory. This is the nerve is supplying to the accessory structures of body, or we can say accessory muscles. That is sternocleidomastoid ischium, splenic muscle, scapula. These are the accessory muscle for respiration. अरे नहीं है क्या? Sometime मुझे लगता है, डाउट होता है मुझे अपने आप पे, मैं क्या कह रहा हूँ, ये तो बोल ही नहीं रहे, गलत तो नहीं है? कुछ तो बोला करो रे. Accessory nerve is a motor nerve. Receive impulses from for the movement of neck muscle like sternocleidomastoid, trapezius muscle and scapula. Movement of splenic muscles. These are the accessory muscles जिनका मूवमेंट करने के लिए हेल्प करती है, इसलिए इसका नाम क्या रखा है? Accessory muscle. And related disorder is torticollis. पहले ही बताया था, नेक ऐसे ऊपर हो जाता है एक तरफ, that is torticollis. The last but not the least, that is hypo, which is below glossal, means tongue. Hypoglossal nerve related to the movement of your tongue. आपकी tongue के movement के लिए responsible nerve hypoglossal. वो करें. The last cranial nerve, that is hypoglossal nerve. तो ये सारी नर्व अच्छे से पढ़ के आएंगे कल. यस. नेक्स्ट इज मूव करें. Hypoglossal. So the hypoglossal name indicate hypo means below and glossal means tongue. So below the tongue, ये आपकी टंग है, इसके नीचे पोस्टीरियर पार्ट में ये सप्लाई करती है और ये स्पेसिफिकली क्या करती है, आपके टंग का मूवमेंट करवाती है. So it is a motor nerve. Receive impulses related to tongue movement from the Broca's area of the frontal lobe of the cerebrum and responsible for tongue movement. Now, if the person is having damage to this hypoglossal nerve, person में क्या हो गया? Hypoglossal nerve में damage हो गया, and now person is not able to speak. Person बोल नहीं पाएगा due to the damage in hypoglossal nerve. Now the person is not able to speak. Which type of speech is lost? And the question goes to, कोई नहीं बोलेगा, बताओ कौन बताएगा?
कोई नहीं बताएगा? हैं? आओ, बताओ इधर लास्ट सामने इधर पीछे। यस। हाँ हाँ बताओ, कौन सा लॉस होगा? एक्सप्रेसिव स्पीच लॉस और रिसेप्टिव स्पीच लॉस? सुना ही नहीं? क्वेश्चन क्या था वही पता नहीं? वेरी गुड है। इतना कहाँ खोए हो लिखने में? कुछ पूछ रहे तो वो भी तो सुनना है। नहीं, बैठ जाओ। हाँ इधर से। कौन फ्री है? एवरीवन स्टार्टेड राइटिंग। लिख लिया? आगे से बताओ भाई। आप बताओ कौन सा स्पीच लॉस होगा? एक्सप्रेसिव। व्हाट इज एक्सप्रेसिव स्पीच लॉस? है? बोल नहीं पाएगा। हाँ, दैट इज एक्सप्रेसिव। सेंसरी स्पीच लॉस रिसेप्टिव में भी तो नहीं बोल पाता है वो। है? क्या कनेक्टेड है? नर्व कहाँ कनेक्टेड है? टंग से? ब्रेन से? ब्रोकाज एरिया से? So, in case of expressive aphasia or in receptive aphasia, expressive is always related to Broca's area of the brain, and this nerve is arise from Broca's area of the brain. That's why person will have a expressive aphasia. If this nerve is damaged, then person will have expressive aphasia. So the related disorder is expressive aphasia. A person is having expressive plus global this receptive both, then we will say global aphasia. So these are the 12 pairs of your cranial nerve. और ये सारे pairs complete होते हैं. Next we have an important system, ANS system, and this system is known as the autonomic nervous system, ANS. The next system is autonomic nervous system, and we already discussed about the classifications. Autonomic nervous system is further divided into two types, that is sympathetic and parasympathetic. So start करते हैं ANS और autonomic nervous system. Sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. आपको ऐसे नहीं लिखना है, पूरा लिखना है. I will give an example to understand these two system. You just imagine about it on yourself. आपको अपने ऊपर imagine करना है. So जब आप सुबह सुबह उठते हैं, पार्क में घूमने जाते हैं, और इमेजिन करने का पहले ही मैंने इसलिए तो बोला था, यू जस्ट इमेजिन ओनली, इट इज नॉट इन रियलिटी, इट इज ऑन योर इमेजिनरी लाइफ. आप इमेजिन करो कि आप घूमने गए, एंड व्हेन यू आर रिटर्निंग टू होम, आप घर की तरफ रिटर्न कर रहे हैं, और उस टाइम आपने देखा कि देयर इज ए ग्रीडी डॉग, भूखा कुत्ता. सुना है ग्रीडी डॉग स्टोरी था पहले? वो आपकी तरफ भागता हुआ आ रहा है और बहुत भूख लग रही है उसको. अब आप क्या करोगे? सो बिल्कुल एब्सोल्युटली, वो कुत्ता आपके पीछे तो आप कुत्ते के आगे, यही होता है, और आप रन करना स्टार्ट कर देंगे. When you are running because of the fear of the dog, imagine on your body systems, in your cardiac system, heart rate. When you are running with the fear of dog, your heart rate will increase. Urinary system, वॉशरूम लगेगा उसको, बोले 5 मिनट रुक जा, पहले मैं तो हिला नहीं है, मैं आया अभी फिर भागेंगे वापस. ये आपको मे भी पॉसिबल कि आप पार्क से निकले तो वॉशरूम फील हो रहा था, बट जब आप उस डॉग के फियर से भागना स्टार्ट किया तो सब भूल गए, वॉशरूम भूल गए, डेफिकेशन भूल गए, सब भूल गए. सलाइवरी सिक्रेशंस इंक्रीज और डिक्रीज, पूरा मुंह सूख जाता है, ड्राइनेस आ जाती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ड्राई हो जाता है, सारे सिक्रेशंस कम हो जाते हैं, रेस्पिरेशन पर रुकते नहीं होता है. सो प्यूपिल्स, आंखों की बात करें, व्हेन यू आर रनिंग, प्यूपिल्स होते हैं वो इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, ऐसे एज स्मॉल, छोटा सा अगर कोई पीस भी पड़ा है, स्टोन पड़ा है, वो भी आपको इतना बड़ा दिखेगा, आप ऐसे होकर इधर अभी लग जाता है. एंड नॉर्मली रूटीनली आप जब जाते हैं उससे रोज दिखती है आपको, बट उस दिन आपको उससे इंजरी नहीं होगी. सो दिस इज सिंपल एग्जांपल. अब आप घर पहुंच गए, यू रीच एट होम, कुत्ते से बच गए और आप कहां पहुंचे? घर. घर पहुंच के घर का लॉक बंद कर दिया अंदर से, और जाके क्या किया? सोफे पे बैठ गए. नाउ इमेजिन योर हार्ट रेट इज डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, रेस्पिरेशन, ओरल सिक्रेशन, थ्रस्ट, वॉशरूम, अब फील होने लग जाएगा वहां पर वॉशरूम आ रहा है, होता है. So this is all about the sympathetic and parasympathetic system. When you are in stress situation, when you are in fight and flight response system, you will have a activation of sympathetic nervous system. And when you are in rest and sleep and rest situation, you will be
in parasympathetic nervous system, and these system work differently on different body system, not same. पैरासिम्पथेटिक में कार्डियक सिस्टम पे अलग वर्क होगा, रेस्पिरेटरी पे अलग वर्क होगा, जीआईटी पे अलग वर्क होगा, सिंपैथेटिक में अलग होगा, अलग अलग सिस्टम पे अलग अलग होगा. सो अलग अलग सिस्टम को आपको इस एग्जांपल में डाल के सोचना है कि जीआईटी के फंक्शन जब सिंपैथेटिक स्टिमुलेट होता है, व्हेन सिंपैथेटिक सिस्टम इज स्टिमुलेटेड द फंक्शन ऑफ जीआईटी विल इंक्रीज और डिक्रीज, डिक्रीज और इंक्रीज, but the cardiac system function is increase. They are differently work in sympathetic as well as in parasympathetic. When parasympathetic is stimulated, the GIT functions are increased, but the cardiac system function is decreased. So ये अलग अलग एग्जांपल में आपको इनको याद रखना है. क्लियर? So start करते हैं. The autonomic nervous system is the portion of the nervous system that control the visceral function. Visceral means internal organ of the body is called the autonomic nervous system. So what is autonomic nervous system and what are sympathetic and parasympathetic? We will discuss in detail in the next class tomorrow. Thank you.